अगर आपने अपने मसल्स पे एक सर्टेन एज तक काम नहीं किया तो वो घुलने लगते हैं। मसल्स की जो लैंग्वेज है वो है टेंशन। टेंस्ड आप रखोगे उसको तो अपनी जगह पे रहेगा। हम 9 to 5 वाले लोग हैं, बिस्मिल्लाह कैसे करें। आप आधा घंटा हफ्ते में 3 दफा निकाल सकते हो जस्ट टू मूव। अगर आप ये बोलोगे नबील नहीं निकाल सकता, उसका मतलब आपने डिसाइड कर लिया आपने काम नहीं करना अपने ऊपर। आज के गेस्ट एक डायनेमिक सेल्स और ग्रोथ लीडर हैं जिन्होंने नेस्ले, आईसीआई पाकिस्तान और ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट्स में अपना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट किया है। एमबीए फ्रॉम आईबीए और मल्टीपल इंडस्ट्रीज में लीडरशिप रोल्स में अपना लोहा मनवा चुके हैं। कॉर्पोरेट सेल्स से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप और कोचिंग तक इनकी जर्नी पावरफुल इम्पैक्ट रखती है और इनकी इनसाइट्स रियल मार्केट एक्सपीरियंस का नतीजा है। प्रेजेंटिंग यू फहद रजा। विल पावर पे कैसे काम करे इंसान। एक मजबूरी आती है जब काम होता है। प्री डायबिटीज हो गया बंदा, या उसकी कोई इंजरी हो गई है, या लोअर बैक पेन में मसला हो गया है, जब उसको डॉक्टर ने बोल दिया है ना कि यार ये करना है तो अब तो वो करेगा। वो ऐसा काम कर लेगा, चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि अब उसको रीजन मिल गया। अपने कंटेंट को किस नीश में देखते हैं। मेरे अवतार में 15 साल का लड़का भी आता है जो बेचारा स्टडीज और अपनी जिनसी भूख कमा रहा है। मेरे पास वो 50 साल का आदमी भी आ रहा है जो बेसिकली ये सोच रहा है कि यार अभी तक तो मैंने जो कुछ किया है अपनी फैमिली के लिए किया, लेकिन मैं लटक गया हूँ, मैं क्या करूँ। कंटेंट क्रिएशन की बहुत ही एक वास्ट वैरायटी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे से लाइक्स के बटन हटा दिए जाएं, फॉलो के बटन हटा दिए जाएं और व्यूज का ऑप्शन हटा दिया जाए। विल यू मेक कंटेंट। जब मैं डाइट की बात करता हूँ तो क्या मुझे अपनी फेवरेट चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ करना है। एक बंदे ने कंसल्टेशन के पे कर दिया, उसके बाद बोलता है कि यार पहली तारीख से करते हैं, इसलिए कि वो ये 2 हफ्ते ना ऐश करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि यार 1 तारीख से तो हम महरूमियत का शिकार हो जाएंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ आपके अब्बा को कोई रिश्तेदार की कॉल आ रही है, यार आपका बेटा किस तरह का कंटेंट बना रहा है। रिफ्ट जब तक नहीं आएगा, कंटेंट की खूबसूरती ही यही है। बहुत दफा ऐसा भी होता है लोग माँ बहन की गाली देते हैं, मैं लिटरली उनको रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। जॉब छोड़ के जब सेटअप करने वाले थे, एक फाइनेंशियल रिस्क होता है खासतौर पे फॉर अ फैमिली मैन। स्टेप बैक ऑन योर एक्सपेंसेस, स्टेप बैक ऑन योर लाइफस्टाइल। आपको लेबल किया जाता है कि आप ह्यूमन राइट्स पे बहुत बात करते हैं। मुझे तो हैरत होती है, 13-14 साल के बच्चे आके मुझे सिखा रहे होते हैं। मैं उनकी प्रोफाइल देखता हूँ जाके, साले 18 साल के लौंडे हैं। तुमने दुनिया नहीं देखी बेटा अभी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ़हद, क्या हाल है आपके। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का। अच्छा ये बताएं फ़हद, आई एम अ ग्रेट ऑब्जर्वर ऑफ कंटेंट एज वेल। अब आप अपने कंटेंट को किस नीश में देखते हैं। इट हैज़ सम वैरायटी, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ आप अपने कंटेंट को किस नीश में देखते हैं। यार काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया। मैंने भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था इस चीज़ को लेकर कि मैं कर क्या रहा हूँ। बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा। एक कंटेंट क्रिएटर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, बड़ा अच्छा सा नाम है, यूएस का बंदा है। वो भी बेसिकली पर्सनल ब्रांड्स की ट्रेनिंग देता है। तो उसने कहा था कि हम बहुत दफ़ा जब कंटेंट बना रहे होते हैं ना, तो हम, अच्छा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि मैं कंटेंट किस लिए बना रहा हूँ। मैं कंटेंट अपने लिए बना रहा हूँ, टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। ओके, तो सबसे पहले ऑडियंस जहन में नहीं है। हाँ, नहीं, मैं बताता हूँ किस तरह है। लेकिन उसके बाद मैंने उसको सुना, वो कहता है कि जब आप कैमरे में बात करते हैं ना, तो नीश से कभी बात ना करें। डोंट पुट द नीश इन योर माइंड, पुट दैट एवटार इन योर माइंड। नाउ आई टॉक टू द एवटार, क्योंकि व्हेन एवर एनी क्लाइंट कम्स टू मी फॉर द फिजिकल फिटनेस, ही हैज गॉट सम इश्यूज एट होम विद वाइफ, विद किड्स, या एट वर्क विद बॉस, विद एनीवन, या कोई स्पिरिचुअल इशू है या कोई और इशू है, क्योंकि डिसिप्लिन का ना कहीं कोई ऐसा इशू है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। जैसे सेल्स के अंदर पर्सोना कहते हैं ना, हम एवटार में, यहाँ एवटार पे बात कर रहा हूँ, तो वो एवटार पर्सोना ही है बेसिकली। तो उसने कहा कि जब आप एक एवटार से बात करोगे, पर्सोना से बात करोगे, वो रिलेट करेगा। क्योंकि मैंने ये नहीं कहना कि मैं आपको फिट कर दूंगा, मैंने ये कहना है कि यार मैं आपसे 2 कदम आगे हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि एज अ नॉन फिटनेस गाय, एज अ नॉन बॉडी बिल्डर पर्सन, इस लाइफ में रहते हुए, 9 to 5 में रहते हुए, बीवी बच्चों के साथ अपना काम करते हुए अपने आप को फिट कैसे रखा जा सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड हाउ कैन यू एज विद ग्रेस। अब इसमें आप सिर्फ एक्सरसाइज की बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि तकरीबन पिछले 3 साल से मेरे ज़्यादातर जो फॉलोअर्स आए वो नॉन फिटनेस कॉन्टेंट से आए। क्योंकि आप अगर देखो तो मेरा फिटनेस का कॉन्टेंट भी बहुत कम है, मेरा ख्याल से तो 10% पे आ गया है शायद। ये मेरा बीच में अभी मैनेजर भी कह रहा था कि फात भाई जरा हल्का हाथ रख लो, मैं फिटनेस पे आ जाओ, बहुत ज़्यादा आप इधर उधर जा रहे हो। धंधा वही है। हाँ, तो कह धंधा वही है। तो मैंने कहा यार, मुझे तो ये ऑब्जर्व किया मैंने कि कितने जो फॉलोअर्स आए नॉन फिटनेस से आए, लेकिन बात वही आती है कि जब आप एवटार से बात कर रहे हो ना, तो वो आपका फिर जर्नी देखना शुरू करते हैं और फिटनेस की स्टोरीज और फिटनेस कहीं ना कहीं मेरी बातों में कहीं ना कहीं आता ही रहता है। मैंने ऐसा होता है कि एक बंदा बोलता है मैं 6 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ फात भाई आपको, एंड आई लाइक योर कंटेंट, आई लाइक योर अप्रोच, और आपकी क्या सर्विसेज हैं। तो मैंने कहा दिस इज अ गुड वे टू सेल ना, क्योंकि बंदा पहले से ही सोल्ड है, मुझे सेल करने की जरूरत नहीं पड़ रही। एंड आई डोंट बिलीव इन द पुश सेल्स। जो पुल सेल्स की बात ही अलग होती है कि बंदा पहले से बिका हुआ है ना, आपको सिर्फ प्राइस पॉइंट बेहतर करना है, आपको देखना है कि यार वो कितना सीरियस है, क्योंकि ये भी देखना होता है। बहुत दफा लोग बोलते हैं कि आपको पैसे पकड़ा दें, शायद उनको लगता है कि मेरे पास कोई चमत्कार
चमत्कार है या कुछ ऐसा है, क्योंकि अगर आप 100 फिटनेस ट्रेनर्स की बात सुन रहे हो फिर आप मेरी सुनते हो, बोलते यार ये बंदा सही है, ये बंदा कुछ कर देगा मेरे साथ, दैट्स द रॉन्ग अप्रोच। आई कैन नॉट डू एनीथिंग टू यू, यू विल डू दिस विद मी। NLP का हमने बहुत एक पुराना हमारा मकूला है। मैं जो बात करता हूँ मैं एवेटार से करता हूँ। मेरा एवेटार में 15 साल का लड़का भी आता है जो बेचारा स्टडीज़ और अपनी जिनसी भूख का मारा है, सही है। मेरे पास वो 50 साल का आदमी भी आ रहा है जो बेसिकली ये सोच रहा है कि यार अभी तक तो मैंने जो कुछ किया है अपनी फैमिली के लिए किया, लेकिन मैं लटक गया हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो आज तक जिम नहीं गया, मैं तो आज तक तमीज़ से खाना नहीं खाया। तो 15 से लेकर 50 साल में मैं क्या नी सेलेक्ट करूँगा? अगर नी सेलेक्ट ही करनी है फॉर द सेक ऑफ इट, तो बिजी वर्कaholics, बिजी वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड हाउस होल्ड्स। क्योंकि बिजी वर्कaholics में आज 15 साल का बच्चा भी है जो टिकटॉक एड्स पे काम कर रहा है और $50,000 कमा रहा है, और वो 50 साल का बंदा भी है जो कि लिम्बो में है इस 15 साल के बच्चे को देख के कि यार मैं इतने अरसे में यहाँ तक पहुँचा, इनको ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं है। तो इन सबको एड्रेस करने के लिए आई हैव टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगेन बात वही आती है कि आई हैव टू स्टिक टू फिटनेस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट है। कितने लोगों को मैं अपने पॉडकास्ट में बुलाता हूँ, बोलते हैं यार हम कहाँ फिट, तो मैंने कहा फिटनेस पे तो बात हो ही नहीं रही है, और मैं ज़रा सी भी बात नहीं करूँगा आपसे फिटनेस पे, क्योंकि आप इंटेलेक्ट वाला पार्ट लेकर आओगे, फिटनेस वाला पार्ट में देख रहा हूँ। सो दिस इज हाउ आई कनेक्ट थिंग्स। सही। एक सवाल है, मेरा पर्सनल सवाल है, वो ये कि एक परसेप्शन ये है कि अगर आपने अपने मसल्स पे एक सर्टेन एज तक काम नहीं किया तो वो घुलने लगते हैं, चले गए परमानेंटली एंड यू कैन नॉट रिकवर इट कंसिडरिंग द एज ऑफ 40। क्या इस पॉइंट पे भी अपनी कोई फिटनेस पे काम करके अपने मसल्स बिल्ड कर सकता है या सस्टेन कर सकता है और हेल्दी लाइफ में आ सकता है, उसने कभी ज़िंदगी में कोई एक्सरसाइज नहीं की हुई? मसल्स जाते नहीं हैं, लेकिन वेयर अवे होना शुरू हो जाते हैं। मतलब आपका जो स्केलेटल मसल है जो बेसिकली आपका पूरे स्केलेटन को सपोर्ट करता है, विच यू एक्चुअली वर्क आउट इन जिम, वो तकरीबन 40% ऑफ ए बॉडी कॉम्पोजिशन होता है। तो 35 पे, 32 पे, 36 पे चला जाता है, विच इज़ अ बिग डील। मतलब 3-4% कम होना भी बिग डील होता है। और मसल्स की जो लैंग्वेज है वो है टेंशन। अगर वो टेंस्ड आप रखोगे, उसको एक स्टिमुलस देते रहोगे तो अपनी जगह पे रहेगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोविड में लोगों को ये टेंशन हो गई थी एयरलाइंस को कि उनके जहाज़ खड़े खड़े रस्ट कर रहे हैं, सही है। तो इसी तरह हमारे मसल्स हैं, स्ट्रेस पे रखना है उसको। हाँ, उसको स्ट्रेस देना है, मतलब कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करते रहना है। आप और मैं 24 घंटे मतलब 12 घंटे की जॉब में बैठे हुए, ऐसे ही बैठे हुए, सही है, लैपटॉप पे बैठे हुए, तो हमारे जो कूलों के मसल्स हैं, लोअर बैक कूले के मसल्स और हैमस्ट्रिंग के मसल्स, ये बेसिकली बैठने के लिए नहीं बने, ये मूवमेंट के लिए बने। आज हम WC यूज़ नहीं करते, आज हम कमोड यूज़ करते हैं। WC इज़ अ फुल रेंज ऑफ मोशन। तो आप अपनी बॉडी का पोटेंशियल यूज़ ही नहीं कर रहे, जिस तरह जहाज़ अपना पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहा 36,000 फीट की बुलंदी है उससे ऊपर। तो जब आप उसको मूव नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता, इट्स एन अडेप्टेशन मशीन, अडेप्ट कर जाएगी। आप जो अडेप्टेशन कराओगे वो कर जाएगी। मैंने अडेप्टेशन 10 साल से करवाई कि यार बैठना नहीं है, हिलते रहना है, तो आपकी बॉडी फंक्शनल रहेगी। लेकिन जहाँ मैं अगले 15 वीक्स के लिए बैठ गया, 10 हफ्ते के लिए बैठ गया, तो मेरी बॉडी अडेप्ट करना शुरू कर देगी कि अब मालिक जो है ना वो चाहते हैं कि अब तुम इस पे अडेप्ट कर जाओ। तो आपके पट्टे अकड़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी जो अडेप्टेबिलिटी है या फिर जो मसल मेमोरी वो जाती रहेगी। आपकी बॉडी एक तरह से एक लैंग्वेज समझ लेती है। तो मसल्स की लैंग्वेज है टेंशन। मसल्स जब तक रहेंगे, जब तक वो टेंस होंगे या उनको स्टिमुलस मिलता रहेगा किसी भी तरह से, आप पुशअप्स कर रहे हैं, पुलअप्स कर रहे हैं, स्क्वाट्स कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उनको हिला रही है, ठीक है, तो वो जिम के अंदर हो या जिम से बाहर हो, अगर आप ये नहीं कर रहे तो वक्त के साथ साथ मसल्स चले जाते हैं। और जहाँ भी मसल्स जाते हैं, या फिर मसल्स चले जाने का मतलब ये है कि मसल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो अब जैसे मैंने कहा कि 40% इज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का मतलब ये है कि इट्स एक्चुअली सपोर्टिंग योर स्केलेटन। क्योंकि अगर मैं हाथ, अगर बाइसेप अपना फ्लेक्स करता हूँ या अपनी कोनी उठा रहा हूँ, तो ये कोनी को सपोर्ट करने के लिए मेरे फोर आर्म्स के मसल, मेरे बाइसेप का, मेरे ट्राइसेप का मसल, तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत दफ़ा हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो बाथरूम में अगर गिर जाते हैं, कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, कमर की हड्डी टूट जाती है। क्यों? क्योंकि वो जाहिर है एक स्टिफ हो गया ना, उसने कभी काम ही नहीं किया, तो खुदा ना खास्ता ज़रा सा आपको झटका लगा, कूल्हे की हड्डी टूट गई, चली गई। लेकिन अगर आपने उस पे एक्सरसाइज की भी होगी, उसके मसल्स को डेवलप किया होगा, तो सबसे पहले तो शॉक एब्जॉर्बर आपके मसल्स होंगे जो आपकी हड्डी को बचाएंगे, क्योंकि स्केलेटल मसल इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग द स्केलेटन। तो आप मसल बना के बॉडी नहीं बनाते, आप मसल बना के अपनी बोन हेल्थ ठीक करते हैं। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस, इस तरह की चीज़ों से आप दूर रहते हैं, क्योंकि आप जब एज कर रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पट्टे खींचना शुरू हो जाते हैं, या फिर जोड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उठने बैठने में, चलने फिरने में तकलीफ होती है। वो इसलिए होती है कि आपके इर्द गिर्द के मसल्स कमज़ोर हो रहे हैं। और वैसे भी एक बड़ी ज़बरदस्त गैब्रियल लाइन, उनकी एक बुक है फॉरएवर स्ट्रॉन्गर, वो एक PhD साइंस रिसर्चर है इसकी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की। तो उन्होंने कहा था वी आर नॉट ओवर फैट, वी आर एक्चुअली अंडर मसल्ड। ये मसला है हमारे साथ, क्योंकि हमें हेल्थ पे काम नहीं करना, हमें मेटाबॉलिक हेल्थ पे काम करना है। हेल्थ एंड फिटनेस में फ़र्क है। हेल्थ ये है कि आपके, जैसे न्यूट्रिशन 3 तरह का होता है। एक होता है सिर्फ सब्सिस्टेंस, सर्वाइवल,
कि यार इसको जिंदा रखना है, इतना खाना तो जिंदा रहे। एक होता है हेल्दी वाइटल्स, मेरे ऑर्गन्स सही काम कर रहे हैं और मेरे सारी रिपोर्टें ठीक आ रही हों, उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड का न्यूट्रिशन चाहिए। तीसरा है परफॉर्मेंस, जहाँ पे एथलीट्स खाते हैं। तो अगर आपको एथलेटिक परफॉर्मेंस देनी हो और आप आम आदमी की तरह खा रहे हो, नहीं हो सकता। और अगर आम आदमी की तरह आपको हेल्थ चाहिए और आप सब्सिस्टेंस लेवल पे खा रहे हो, जब भी नहीं हो सकता। तो ये 3 लेवल्स बड़े ज़रूरी हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि आप न्यूट्रिशन कौन सा कर रहे हो, फिर किस तरह का लाइफस्टाइल गुजार रहे हो। तो आपको मसल्स चाहिए क्यों है? आपको मसल्स चाहिए कि आप कोई बहुत हेक्टिक काम करते हो अपनी लाइफ में, एथलेटिक, वो चाहिए, या फिर आपको मसल्स चाहिए कि आप वक्त के साथ साथ जवान हो, एज के साथ बूढ़े ना हो। एजिंग इज, कहते हैं ना कि ग्रोइंग ओल्ड इज ऑप्शनल, एजिंग इज नॉट। एज तो आप हो गए, लेकिन उसके साथ साथ अगर बूढ़े हो रहे। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी 10 साल पहली पिक्चर देखूं या लगाता हूं, अभी 14 साल पहली पिक्चर लगाई थी, तो मैं काफ़ी फ्लफी सा पप्पू सा बच्चा था। जैसे यूनिवर्सिटी जब जाता था तो यूनिवर्सिटी के लोग मुझे देखते हैं तो अब 2 तरह की चीज़ें होती हैं, या वो ये बोलते हैं साला पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया, या बोलते हैं कि यार तू सही निकल गया। तो 2 तरह के लोग आते हैं ना, एक जेलस होते हैं, एक एडमायर करते हैं आपको। हर कोई ये कहता है कि यार यू हैव नॉट एज्ड एनफ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा फ्लेक्स है, और ये हर 40, 50, 60 साल के बंदे का फ्लेक्स होता है। मैं आज अपने बच्चे को बोलता हूँ 13 साल का है ना, मैं उसको बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब 23 साल में तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स हो ना, तो वो तुम्हारे बजाय मुझे देखें कि यार ये कौन है। दैट्स माई गोल। वो लोग मुझसे पूछते क्या, मैंने कहा यार ये मेरी मोटिवेशन है, क्योंकि आई वॉन्ट टू रिमेन दैट यंग। क्योंकि मेरा काम बेसिकली यंग रहना ना, वो मसल किस काम को जो मैं बड़ा करके अपने आप को फुला के घूमता रहूँ। और बहुत दफ़ा तुमने देखा होगा कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा बंदा आके बैठ जाए जो 90 kgs का हो और मैं 75 kgs का हूँ, दोनों की एज सेम है, वो बड़ा नहीं लगेगा मुझसे, ऑटोमेटिकली बड़ा लगेगा, जॉनी ब्रावो ऑटोमेटिकली बड़ा लगेगा वो। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप एज विद ग्रेस करने के लिए अपने मसल्स के साइज़ पे नहीं, अपने मसल्स की फंक्शनैलिटी पे तवज्जो दें कि वो स्ट्रॉन्ग ग्रो करें, बड़े ग्रो ना करें। तो द पॉइंट इज कि वो 40 की एज में आपने उसको रिटेन रखना है, उसको स्ट्रेस में, और बिल्ड भी हो सकता है, बिल्ड भी हो सकता है, इसमें वापस 40 पे आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है। इसमें एक एडवांटेज ये है कि जिसने कभी एक्सरसाइज नहीं की होती ना, या फिर तो उसके लिए ना एक्सरसाइज में 2 तरह के लोग, 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बिल्कुल नए हैं, 2 तरह समझ लेते हैं। एक बिल्कुल नए बच्चे, 13-15 साल का बच्चा है, और एक वो बंदा जो 40-50 साल में। दोनों नए हैं क्योंकि आज तक दोनों ने स्टिमुलस नहीं किया, दोनों ने जिम नहीं गए या फिर सीरियसली एक्सरसाइज नहीं की। इन दोनों के लिए बेहतरीन है एक्सरसाइज, क्योंकि अभी उनको जो स्टिमुलस मिलेगा उनकी बॉडी अडेप्ट करेगी, जल्दी अडेप्ट करेगी। हाँ बस मेटाबॉलिकली थोड़ा सा यंग बंदा ज़्यादा करेगा, क्योंकि इसके पास थोड़ा स्ट्रेस भी ज़्यादा है और थोड़ा सा बूढ़ा हो गया बेचारा, लेकिन इतना मसला नहीं, बट कर लेगा। दूसरे तरह के लोग होते हैं डी ट्रेंड एथलीट्स। डी ट्रेंड का मतलब ये है कि अगर मैं अगले 15 वीक्स के लिए या 2-3 महीने के लिए ऑफ ले लूँ किसी वजह से, खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए, तो फिर मैं जब दोबारा करना शुरू करूँगा तो दोबारा मेरी बॉडी अडेप्ट करना शुरू करेगी। मसल मेमोरी नाम की एक चीज़ होती है। तो ये दोनों केसेस में आपको काम होता है, लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं कर रहे तो फिर मसल्स वेयर ऑफ होते रहते हैं। अच्छा ये बताएं कि अब हम 9 to 5 वाले लोग हैं, और जो दिन का रूटीन है खासतौर पर एक मैरिड पर्सन का, वो इस तरह का होता है कि उसके पास टाइम नहीं निकल पाता। तो कल भी हम जो सोशल मीडिया में हम बात कर रहे थे कि हम बिस्मिल्लाह कैसे करें, वो हिम्मत कैसे रहे, क्योंकि परसेप्शन मेरा ये है कि मैं 1 से 1.5 घंटा देने वाला हूँ। क्या वाकई में 1 से 1.5 घंटा देने वाला हूँ, या मैं अपने डाइट और उसके साथ मिलकर, और जब मैं डाइट की बात करता हूँ तो क्या मुझे अपनी फेवरेट चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अच्छा, मैं बिल्कुल एक आम आदमी, हाँ, जो आप आम आदमी की बात कर रहे हैं ना, मैं भी उसी का सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने भी आम आदमी वाली बात इसलिए की थी, 2 सिनेरियोस मैंने तुम्हें बताए थे कि 2 डर होते हैं। एक तो ये कि एक बंदे ने कंसल्टेशन के पे कर दिया, उसके बाद बोलता है कि यार फात भाई 1 तारीख से करते हैं, भले 15 तारीख है, पे कर दिया उसने और हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए कि वो ये 2 हफ्ते ना ऐश करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि यार 1 तारीख से तो हम महरूमियत का शिकार हो जाएंगे। दैट्स अ फ्लॉड अप्रोच। दूसरी चीज़, मैं वेकेशंस पे जा रहा हूँ, बस मुझे ये काम करना है वेकेशन पे, उसके बाद पे देखी जाएगी। दैट्स अगेन अ फ्लॉड अप्रोच। सबसे पहली बात तो ये कि आपको नॉर्मल लाइफ के अंदर ही ये काम स्टार्ट करना है। दूसरी बात, ये नेचुरल सी बात है, कोई भी काम अगर आप ये सोच के स्टार्ट करोगे ना कि यार ये तो मुझ पर भारी पड़ जाएगा, तो आप पहले ही अपने आप को डिक्टेट कर चुके हो। आप उस मेंटल स्टेट में, यहाँ पे वो मेंटल हेल्थ वाली बात आती है कि आप जो मेंटल स्टेट लेके जा रहे हो ना उस चीज़ में, वही आपको हेल्प आउट नहीं कर रहा है ना। पहले ऑप्टिमिस्टिक होना जरूरी है वहाँ पे, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ समझने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि आपने अंडरस्टैंड नहीं किया फिटनेस को अभी। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, जो भी बिजी वर्कaholics हैं, जो मेरी असल ऑडियंस है, मैं कहता हूँ कि आप आधा घंटा हफ्ते में 3 दफ़ा निकाल सकते हो जस्ट टू मूव। ओके 1.5 घंटा हफ्ते का, यार ये तो अगर आप ये बोलोगे नबील नहीं आ सकता, उसका मतलब है आपने डिसाइड कर लिया आपने काम नहीं करना अपने ऊपर। सही है, तो ये बेयर मिनिमम है। अच्छा, बेयर मिनिमम में क्या करना है कि यार
आपको कुछ नहीं करना है, बस घर से बाहर निकलना है, कोई भी जगह पार्क हो, कुछ भी हो, रोड हो आपको, या फिर घर के ऊपर छत है, कुछ भी है, आपको बस आधा घंटा वॉक करनी है नॉर्मल। ये कर सकते हो आप बोलोगे हाँ कर सकता हूँ, ठीक है, दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। ये भी मसल बिल्ड कर रहा है। हाँ मसल बिल्ड करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि आप मूव कर रहे हो ना, आपके मसल का फंक्शन तो करेगा ना। वॉक से बेहतरीन एक्सरसाइज तो कोई भी नहीं है। आपने हफ्ते में 3 दिन आपने आधे आधे घंटे की वॉक करना शुरू कर दी, तो आपके पिछले 6 महीने से अगले 6 हफ्ते तो बहुत बेहतर हो जाएंगे कि आपने कुछ एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। आपने, मैं बोलूँगा कि सही है, इसमें आप 15-15 मिनट के कुछ स्क्वाट्स या कुछ नॉर्मल घर के वर्कआउट्स भी ऐड कर सकते हो। 30 से 45 मिनट की एक्टिविटी जिसमें वॉक भी शामिल हो, कुछ एक्सरसाइज भी शामिल हो, जिसमें इक्विपमेंट्स ना हो, घर के अंदर ही हो, आपके कंफर्ट जोन में हो, और वो हफ्ते में 3 दफ़ा आपको करना हो, तो आराम से हो सकता है। इसका मतलब है 1.5 घंटे से आप 3 घंटे की बात कर रहे हो कि यार हफ्ते में 3 घंटे निकालना है, मैक्सिमम हो सकता है। अब आती बात, और ये रोज करने की जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है, अगर मैंने आपको कोई प्लान दिया, आपको मैंने कहा कि यार नबील पीर, बुध और जुमे को करना है, चलो हम 4 दिन का करते हैं, हम 4 दिन करना है। तुमने स्टार्ट किया, तुमने रियलाइज किया कि यार पीर को तो तुमने किया, तुम एक्साइटेड थे, मंगल को ऑफ था, तुमने कहा चलो ठीक है, बुध को तुमने किया, जुमेरात नहीं था, फ्राइडे भी नहीं किया, हफ्ता भी नहीं किया, तो 4 की जगह तुमने 2 वर्कआउट्स किए। अब अगले हफ्ते अगर यही 2 कर लो तो कम से कम कुछ ना करने से बहुत बेहतर है ना। और अगले 8 हफ्ते यही 2 करके 8 हफ्ते कर लो, तो पिछले 8 महीने से बहुत बेहतर होंगे ये 8 हफ्ते। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। रोज जाने को नहीं कहते कंसिस्टेंसी। वो जो हमने अपने ऊपर सवार किया ना, डिसिप्लिन ये वगैरह, वो भाई आप नहीं कर सके, काउंट आउट कर दो। इसलिए हमने पहले से उस पर प्रोविजन रखा हुआ था कि हम 4 करेंगे। 4 नहीं 3 कर सकते हो, 3 नहीं 2 कर सकते हो। चलो 2 इस हफ्ते किए, अगले हफ्ते 3 कर सकते हो सकता है बीच में कोई ऐसा हफ्ता भी आए 4 कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 की कंसिस्टेंसी तो रख सकते हो ना। दैट्स कंसिस्टेंसी। इससे ज्यादा कोई हाई फाई गोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बिजी वर्कaholic का ये होना चाहिए कि यार, मैंने कहा ना कि आपको 0 से लेके 10 पे आने का सोचना है, आपको 0 से लेके 100 पे नहीं आना है अभी। और 10 पे आने के लिए भी पहले आप 0.1 पे आओगे, फिर 0.2 पे आओगे, फिर 1 पे आओगे, फिर आगे आओ। तो इस तरह सोचना है। दूसरी चीज़ डाइट की बात करूंगा। डाइट में यू डोंट हैव टू forego the things that you want to eat, ठीक है। उसमें ज़्यादातर अगर आपको ये सोचना है कि आपकी जो क्रेविंग है या फिर आप जो चीज़ें खाते हैं वो ज़्यादा कैलोरी डेंस हैं, मतलब जैसे डीप फ्राइड है। बिरयानी पाकिस्तानियों को दीन ईमान का पार्ट है, तो अकायद चेंज करने पड़ेंगे, क्या करना? नहीं, बिरयानी कोई मसला नहीं है, चावल खा सकते हैं, बिरयानी खा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब 2 चीज़ें, वेट लूज करना है तो फिर बहुत नॉर्मल सी इक्वेशन है, आपकी एज, आपकी हाइट और आपका बॉडी वेट, ठीक है। ये अगर आप ChatGPT पे भी जाएंगे, आप उसको 3 चीज़ें देंगे, आप बोलेंगे TDEE निकाल दो मेरा, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, वो निकाल देगा। एक इक्वेशन होती है, बड़ी हार्ड सी इक्वेशन है। तो जब आपको एक नंबर देगा ना, उस नंबर के बाद वो पूछेगा कि आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, मतलब आप कितना एक्टिव रहते हो दिन में। अगर आप फॉर एग्जांपल हफ्ते में 2 से 3 वर्कआउट्स कर रहे हो तो आप तकरीबन 1.5 का फैक्टर होता है, ज़्यादा कर रहे हो तो आपका 2 का फैक्टर होता है। तो आप जो भी नंबर निकल के आएगा ना, उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो उसको। क्या बताया आपने? TDEE है? TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। ओके। वो आप बोलोगे ना मुझे अपना TDEE निकालना है, वो आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा, आप उसको दोगे, वो आपको निकाल के कैलोरीज में आता है। हाँ, कैलोरीज में। तो ये बता देगा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, कि आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है टोटल दिन गुजारने का। अगर आपको फॉर एग्जांपल यूर 80 kgs, अगर आपको 80 kgs मेंटेन करना है तो इतना आपको कैलोरीज चाहिए। अगर आपको वेट लूज करना है तो इससे 20-30% नीचे खाना है, वेट गेन करना है तो 20-30% ऊपर खाना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आती है 3000, जिसमें आपने अपना फैक्टर इन कर लिया 1.5 का, वो जो आपसे पूछता है आपने वो भी लगा लिया। अब आप कहते हो कि यार मैं 2500 कैलोरीज पे आना है, 500 कैलोरी का डेफिसिट किया, सही है, 2500 कैलोरी। अब आप उसको बोलोगे 2500 कैलोरी का मेरा एक मील प्लान बना दे, सही है, मैं 3 दफ़ा खाता हूँ और ये सारे आइटम्स हैं जो मैं खाना चाहता हूँ, लिख दो उसमें, बिरयानी भी लिख दो कि खाना चाहता हूँ। वो आपको बना देगा पूरा कि यार इतनी क्वांटिटीज़ आपको खानी है जब आपके आगे वेट लूज़ करोगे, और आप करोगे उससे वेट लूज़, उसमें बिरयानी भी होगी, बट अगेन पोर्शन कंट्रोल होगा। सही है। मसला हमारे साथ ये होता है कि हम भूल जाते हैं कि स्टॉपर भी है, क्योंकि कार्ब्स खाए औंधे होके खाते हैं। यही मसला है हमारा कि हम खा सकते हैं लेकिन हम उसमें ना लिमिट नहीं लगाते। मैंने कहा ना कि 3 बिग मैक अगर आप रोज़ खाते हो, या आप एक 2 लार्ज पिज़्ज़ा खा रहे हो रोज़ के, और अगर आप उसमें आधा पिज़्ज़ा भी कम कर दोगे, मतलब आपका अगर डेली का रूटीन है और आप एक वेट पे स्टक हो, अगर आप उसमें आधा पिज़्ज़ा भी कम कर दोगे तो आपका वेट लूज़ होगा। ये नहीं है कि पिज़्ज़ा खाता हूँ तो वेट लूज़ नहीं होगा। साइंस है, वो साइंस है, नॉर्मल साइंस, बट इट्स ओनली वेट। मसला ये है कि वेट इज़ अ वेरी
क्या कहते हैं ना कि बहुत ही टुच्चा गोल है। अगर इसको इस लैंग्वेज में बोला जाए तो इसकी कोई औकात नहीं है इस गोल की। ये बिल्कुल ऐसा है कि ये तो हो जाता है, आपकी बॉडी वाटर वेट लूज करती है, आपका वेट लॉस हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि फैट लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मसल की क्वालिटी बेहतर हो रही है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि खाने की क्वांटिटी को डिक्रीज करने का मतलब ये भी है कि क्वांटिटी डिक्रीज करने का मतलब है क्वालिटी इंक्रीज करनी है। तो अगर आपके पहले 3000 कैलोरीज थी और जंक ज़्यादा था उसमें या फ्लफ ज़्यादा था, तो अगर 2500 कैलोरीज को आपने एक क्वालिटी फूड से, जिसमें आपके अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, जिसमें आपके आलू चावल भी हैं, अच्छे कार्ब्स हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वो पोर्शन कंट्रोल्ड है, अच्छा प्रोटीन है, अच्छे फैट्स हैं, नट्स की सूरत में, बटर की सूरत में, देसी घी की सूरत में फैट्स हो गए। प्रोटीन में 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, अंडे, चिकन, फिश, मटन, बीफ, ये अगर आपके पास है। और इसके अलावा जो कार्ब्स हैं उसमें रोटी भी है, चक्की की आटे की रोटी, जो मल्टीग्रेन आटे की रोटी होती है, चावल हो गए, आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, दलिया हो गया, इस तरह की चीज़ हो गई, ब्रेड हो गई, लेकिन वो भी पोर्शन कंट्रोल में। तो ये आपको सारा TDEE से मिल जाएगा, क्योंकि TDEE क्या करेगा, आप बोलोगे 2500 का बनाना है, वो जाएगा पीछे उसके मैक्रोस काउंट करेगा। इसका मतलब ये है कि आप कितने, फॉर एग्जाम्पल 2500 कैलोरीज में तकरीबन 30% कैलोरीज आपकी प्रोटीन से आएंगी, 50% आपकी कार्बोहाइड्रेट से आएंगी, 20% आपकी फैट से आएंगी। वो उसको आपको फिर रिवर्स इंजीनियर करके दे देगा कि इससे से इतने प्रोटीन, इतना कार्ब्स और इतने फैट्स आएंगे। तो आपके पास एक प्लान आ जाएगा, अब आपको फॉलो करना है। मसला ये है कि वो फॉलो हो नहीं पाता लोगों से, क्योंकि 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वो उसका भी कोई वजीफा बनाते ये होता नहीं है, क्योंकि अगेन बात वही आती है कि करना आपको ही है। कोई भी कोचिंग के लिए अच्छा ये कोचिंग ना, कॉर्पोरेट कोचिंग हो, मेंटल हेल्थ कोचिंग हो, थेरेपी हो, कोई भी चीज़ हो, ये कोई भी ऐसी नहीं होती कि कोई आपका हाथ पकड़ के कर देगा आप पे। इसका तो मतलब ये है कि आप मुझे इस तरह हायर कर लें कि मैं एक निवाला आपको आपके घर में आके पकाऊँ भी, और वो सारी चीज़ें आपके लिए ग्रॉसरी भी करूँ, आपको खिलाऊँ भी, और मेक श्योर करूँ आपके सारे दिन आपके साथ रहूँ। तो अगर आप मुझे फॉर्चून्स पे करने को तैयार हैं तो मैं ये भी करने को तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन फिर मेरा आप सारा खर्चा उठा लें, आप मेरे खानदान को खर्चा उठा लें, ये मैं कर दूंगा आपको। कोई नहीं कर सकता ना इस तरह। तो आपको एक गाइडलाइंस चाहिए। अच्छा, AI के आने से लोग बोलते हैं जब AI है तो हम कोचेस को क्यों पे करें। सबसे बड़ा फ्लॉ है 2022 में आया था ChatGPT, तो 2022 से काम करा, अल्लाह का शुक्र ऊपर ही है, नीचे नहीं आया। आज भी वो क्वेश्चंस मुझसे होते हैं, आज भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ जिसमें क्वेश्चन होते हैं जो आपने क्वेश्चन किया था, जो सबने किया, वो सब आप ChatGPT से कर सकते हो। आपको बता सकता है, क्लॉड बता सकता है, हर कोई बता सकता है। लेकिन अगेन बात वही आ रही है कि कोई आपको हाथ पकड़ने के लिए, आपको गाइड करने के लिए चाहिए, जो आपसे 2 हाथ आगे हो, कोई 4 हाथ आगे हो, क्योंकि उसको नुआंसेस का पता है, आपको नहीं पता। आपकी अकाउंटेबिलिटी बहुत दफ़ा ये होता है, मेरी अकाउंटेबिलिटी कॉल्स हर हफ्ते बाद होती हैं। पहले 3-4 कॉल्स जो होती हैं ज़्यादातर शर्मिंदगी से भरी हुई होती हैं, और मुझे पता होता है, आई एम एक्चुअली रेडी, यार वो सॉरी फाद भाई, यार सॉरी फाद नहीं हो सका, 2 दिन मैंने किया, उसके बाद 3 दिन ये हो गया था, इट्स ओके, वो मसला थोड़ी है इसमें। मैं तो रेडी था, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं हुआ डंडल। इस तरह कोई कोच नहीं हो ना, इस तरह का मैं ट्रेनर हूँ भाई। मुझे पता है मैं जिस बंदे के साथ काम कर रहा हूँ वो एकदम से नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको एक केस स्टडी बताई ना कि 2021 में एक बंदा मेरे पास आया था, वही बंदा 2023 में भी आया, वही बंदा 2025 के एंड में भी आया। तो 25 के एंड में आने के बाद 6 महीने के बाद उसके रिजल्ट आए, जब वो 6 महीने कंसिस्टेंट रहा और सीरियस रहा, क्योंकि उसके बीच में उसने अपनी भी रिसर्च की, उसके बीच में उसने और भी कोचेस हायर किए, उसने बीच में बहुत कोशिश की। लेकिन वो जो एक मेंटल कनेक्ट हो जाता है ना, वो तीसरी दफ़ा आया भी मेरे पास, रिजल्ट भी वो लेकर आया, लेकिन उन तीनों दफ़ा मैंने काम नहीं किया उस पर, मैंने गाइड ही किया है। एक कोच गाइड ही कर सकता है आपको, काम आपको ही करना है। फाद भाई, इसका मतलब क्या है कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे समझ में आया वो है विल पावर, और आप इस तरह की कोचिंग पे भी हैं, तो अब विल पावर पे कैसे काम करे इंसान। इट्स नॉट अबाउट फिटनेस, अबाउट अदर थिंग्स एज वेल। स्टडी पे भी आता है, हर चीज़ पे आता है ये कि बंदा अपनी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जैसे कोई अगर अपने फाइनेंशियल में से, मैं फाइनेंशियल साइड पे बात करता हूँ, तो फाइनेंशियली भी एक विल पावर और एक कंसिस्टेंसी होनी, डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, वरना आप कभी भी वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। उधर भी ये कॉन्सेप्ट लगता है, विल पावर कैसे जनरेट करेगा। यार विल पावर पे इंसान ना ही जाए तो अच्छा है, मैं तो ये कहता हूँ, सही है, क्योंकि ये इट्स ऑलवेज, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में होती है ये, और ये अगर आपने ऐसी चीज़ों में लगा दी तो दूसरे एरियाज ऑफ लाइफ में आपके पास नहीं बचेगी, सही है। तो अगर आपने सारी फिटनेस पे लगा दी तो आप फिर बेगम बच्चों से सही से बात नहीं कर रहे होंगे, या काम पे सही तवज्जो नहीं दे रहे होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये विल पावर, अपने आप को पुश ना करें, लेकिन ये कि कुछ ऐसे रीजंस अपने इर्द गिर्द जरूर देखें कि किन रीजंस की वजह से आप ये काम कर रहे हैं। बहुत दफ़ा ना हमारा मसला ये होता है कि एक मजबूरी आती है जब काम होता है, या वो प्री डायबिटीज़ हो गया बंदा, या उसकी कोई इंजरी हो गई है, या लोअर बैक पेन में मसला हो गया है, जब उसको डॉक्टर ने बोल दिया है ना कि यार ये करना है, तो अब तो वो करेगा, अब तो वो ऐसा काम कर लेगा, चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि अब उसको रीज़न मिल गया है। तो यही रीज़न आप अपने आप को पहले क्यों नहीं दे देते किसी और वजह से। दूसरी चीज़ जो मैंने कहा कि अपने गोल्स जो है ना, हमारे बड़े मिमेटिक किस्म के गोल्स हैं। हमने किसी मॉडल को देख के
हमने किसी बंदे को देख के जिसके क्रिस्पी सिक्स पैक नजर आ रहे हैं, हमने किसी ऐसे बंदे को देख के जिसका काम ही बेसिकली वो है, उसको देख के अपने गोल्स बना लिए हैं। जैसे फाइनेंशियली वेल्दी का मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 मिलियन है और मेरे पास 100 रुपए हैं, तो हम दोनों अपने अपने डोमेन्स में वेल्दी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल मेरा क्या है, रिलेटिव है। यही सेम आपका फिटनेस में कि मैं जो अपने जो अगर कोई बॉडी बिल्डर मुझे देखता है वो हमेशा देख के बोलता है कि यार ये चूजा है, इसको क्या पता, सही है 40 साल में 10 साल से एक्सरसाइज, 15 साल से इसने बॉडी कहाँ बनाई है। क्योंकि मुझे उन जाहिलों की लैंग्वेज का पता है। मैं लिटरली उनको जाहिल बोलूंगा, क्योंकि अगर एज अ फिटनेस प्रोफेशनल आप किसी बंदे को इस चीज़ पे गेज करो तो इससे बड़ी जहालत कोई नहीं है, क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव है हर बंदे की। हर बंदे को बॉडी नहीं बनानी है, हर बंदे को पैक्स और बाइसेप्स नहीं बनाने। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने गोल्स डिफाइन करें कि यार मुझे कितना बेयर मिनिमम काम करना है ताकि मैं ये काम कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल यू आर 39, तो तुम्हें ये काम करना है कि यार अगले 39 मेरे बेहतर हो जाएं, जो 39 मैंने पहले किया ना उससे बेहतर होने चाहिए। बस इतना गोल होना चाहिए। अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें काम करना है कि अपने मसल्स डेवलप करने हैं, बहुत सारा कार्डियो करना है, बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है। वही बात आ गई कि हफ्ते में 3 दिन निकालने हैं या 2 दिन निकालने हैं, आधा आधा पौन घंटा निकालना है, और अपने बिरयानी भी खानी है, सब कुछ करना है, बस टोटल कंट्रोल रखना है। ये भी हो सकता है कि तुम 3 दिन डाइट पे रह सकते हो, एक स्ट्रिक्ट डाइट करो, चौथे दिन तुमने एक मील ले लिया जिसमें रीफीड किया तुमने अपने आप को, ठीक है, एंड यू हैड अ बॉल, यू जस्ट हैड अमेजिंग टाइम विद योर वाइफ, विद योर किड्स। उसके बाद वीकेंड पे कोई अगर इवेंट है वहां तुमने कोई अच्छा मील खा लिया। तो पहले जहां तुम ये हैंकी पैंकी 7 दिन कर रहे थे, आज तुम वो 2 दिन कर रहे हो, तो लिमिट कर दिया ना अपने आप को। अभी भी कर रहे हो। बहुत दफा लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं छोड़ सकते। मैं कहता हूँ नहीं छोड़ो, कोई मसला नहीं है। 2-3 जुगाड़े हैं भाई। अगर आप हर खाने के साथ पीते हो तो कम से कम 2 खाने के साथ कर दो, 1 खाने के साथ कर दो, या उसी एक बॉटल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। इतना तो कर सकते हो ना। ये तो हमारे डोमेन में है ना। ये चीजें देखनी है। विल पावर को चैलेंज नहीं करो, जुगाड़े ढूंढो। ऐसा काम करो कि तुम ना, तुम्हारे साथ वो चीजें अग्री करना शुरू कर दें तुम्हारे साथ, अपने डोमेन में लेकर आओ, उनको पुश बैक ना करो। तो सबसे दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप कहते हो नहीं यार मुझे पूरी ही पीनी है, तो सही है, आप 0 शुगर पे आ जाओ, 0 कैलोरीज पे आ जाओ। अच्छा अल्टरनेटिव है, कोई ऐसा मसला नहीं है। या नहीं कर सकते तो एक काम करो, 1 बॉटल नॉर्मल पी लो, 2 बॉटल 0 शुगर पी लो। कितने सारी परमिटेशंस हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मीठे की बड़ी ठरक होती है, खासकर चॉकलेट की। मैं चॉकलेट का बड़ा शौकीन हूँ। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रील लगाई थी, उसमें मैंने ओट मील का बताया था कि मैं अपना ओट मील जो है उसमें जो वे प्रोटीन चॉकलेट पाउडर है वो मिला के खाता हूँ। मुझे लोगों ने जिम में पकड़ पकड़ के और मेरे इनबॉक्स में मैसेज भर गए कि यार आखिरत में आपको ना इसका अजर मिलेगा, क्योंकि हमने आज तक दलिया हमसे खाया नहीं गया और हमें तो पता ही नहीं था दलिया खाने का इतना भी अच्छा एक वे हो सकता है। और मैं पिछले 10 साल से खा रहा हूँ ये। मैं आलू भी खाता हूँ, मैं चावल भी खा रहा हूँ, मैं रोटी भी खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपने आप को एजुकेट किया है उसमें, कितना खाना है, कैसे खाना है, वही मसाले होते हैं, वही सब कुछ होता है, लेकिन यह पोर्शन कंट्रोल है। और दूसरा मैं अपना वर्कआउट भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि चीज़ें हो सकें। तो अगर मुझे मीठे की ठरक है और चॉकलेट की है खास तौर पे, तो मैंने अपना सबसे पहला मील दिन का हॉट चॉकलेट का बना लिया है। वो है मेरा ओट मील, जो हॉट ओट मील होता है वो मैं खाता हूँ और मैं सहर होके खाता हूँ उसको। और फिर उसके बाद मेरा चिकन बीफ जो भी है, फिर दूसरा तीसरा खाना हो जाता है। तो इसी तरह आप भी देखें, बहुत सारी, आप तो इंस्टाग्राम के दौर में बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो आपको हेल्दी रेसिपीज बनाना सिखाते हैं। अगेन बात वही आती है, अब ये भी कौन करे। यहाँ पे एक और चीज़ आती है, मील प्रेप। मुझे अच्छी तरह याद है 10 साल में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन या 10 साल में जो भी डिसिप्लिन आया ना, वो सिर्फ इस वजह से आया है कि बेगम, क्योंकि ज़ाहिर है हम तो खैर शादीशुदा लगा छोड़े, लेकिन जो नहीं है उनको बड़े इश्यूज होते हैं इस पे, क्योंकि अम्मियाँ अक्सर ये काम नहीं करती जब तक वो आपके गोल से अलाइन ना हो। वो ये होता है कि भाई आपको अगर 200 ग्राम चिकन खानी है पर डे की, या 200 ग्राम बीफ खाना है, या कोई भी मेन कोर्स जो आपको बनाना है, वो आप 3-4 दिन का बना के फ्रीज कर दो। दुनिया का हर बेहतरीन एथलीट, हर बेहतरीन फिटनेस कोच जिससे मैंने भी कोचिंग ली वो भी ये करता था। आप देख लें, मील प्रेप का कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमारे यहाँ नापैद है, क्योंकि हमें लगता है बासी खाना नहीं खाना चाहिए। ये भी अगेन बेकार बात है, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ ये काम। और ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल 200 ग्राम का अगर एक वो निकालना है, मुझे पीस निकालना है उसमें से, या एक सर्विंग है, तो 200 ग्राम की 5 सर्विंग निकलेंगी 1 किलो से। अब अगर 3 किलो गोश्त हमने बना के रख दिया तो 15 सर्विंग्स निकल गई मेरी। अब 15 सर्विंग्स हैं, 15 सर्विंग्स में अगर वो दोनों सर्विंग में एक दिन में खा रहा हूँ तो तकरीबन आपका 3-4 दिन कवर होगा आपके। या अगर एक दिन खा रहा हूँ तो फिर और दिन कवर होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये होता है कि ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए, तो ये भी मेरे घर में अब कल्चर है कि बेगम को फैसिलिटी है, उसको पता है कि रखा हुआ है। बच्चों को मैगी शैगी बना के देना, नूडल्स बना के देना, वही चिकन निकाला, वही बीफ निकाला, उसमें कुछ बना के उसको कुछ इनोवेशन करके दे दिया। तो आपके पास जब मेन कोर्स रखा हुआ होता है ना, आपको टेंशन नहीं होती। जो हमारे घरों में कल्चर है ना, आज क्या बनेगा, आज क्या बनाएं, क्या करें, कैसे करें, नहीं, आपने बस आलू और राइस या जो रोटी है उसको फौरन बना, राइस आप उबाल लें, रोटी आप बना लें, ठीक है। और उसके साथ आप जैसे फॉर एग्जांपल बीफ का कीमा आपने बना के रखा हुआ है, आपने बीफ का कीमा निकाला 150 ग्राम या 200 ग्राम जो भी है, आपने 2 रोटी ली, उस पर कीमे को रखा, आपने उसको रोल किया, उसके रोल के 2-2 पीस किए, आपके पास 4 छोटे छोटे रोल्स के पीस आ गए। आपने सुबह आपने आप लिया
अपने ऑफिस चले गए, वहाँ जाकर अपने फ्रिज में रख दिया, फ्रिज से निकाला, लंच ब्रेक हुआ, आपने माइक्रोवेव में गर्म किया, खा लिया। ट्रैवल कर रहे हैं, मैंने कितने अपने सेल्स की जॉब में किया है, ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइव करते हुए खा रहा हूँ, ओट मील के पैनकेक्स बनाए मैं वो खा रहा हूँ। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आपने डिसाइड कर लिया ना करना है तो आप करोगे, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि व्हाई यू आर डूइंग दिस। वंस यू नो द व्हाई यू विल फिगर आउट एनी हाउ। मसला सारा ये कि भी हमारा वाई ही क्लियर नहीं है कि हमें करना क्यों है। भाई इसलिए करना है कि 40 के बाद अब हमारी वैसे भी अगर देखा जाए तो 65-70 की लाइफ होती है, आधी से ज़्यादा लाइफ हम सपोजिटली जी चुके हैं। अभी हम जो करेंगे ना वो हम सिर्फ पुश बैक करने के लिए करेंगे उसको। बड़ा अच्छा एक मैंने मकूला निकाला था, मुझे बाद में गया, मैंने कहा ये मैंने ही बोला, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि यार क्या बात की आपने। मैंने कहा था व्हेन यू वर्क आउट आफ्टर 40 यू डोंट ग्रो, यू एक्चुअली डिले द डिके। अब हम डिके हो रहे हैं, वी हैव टू कम टू टर्म्स विद दिस फैक्ट एज सून एज पॉसिबल। मैं और आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, मैं और आप बुढ़े हो रहे हैं अब इस बुढ़ापे को जवानी की तरह चेंज करके और अपने बच्चों के साथ जवान होना, क्योंकि अभी तो उनको जरूरत है ना हमारी, और ऐसे मौके पे आ जाना जब हमारा बच्चा 30-40 साल का हो और हम उसके साथ एक्टिव हों, बॉडी बिल्डर या फिट ना हो, एक्टिव हों, चल फिर रहे हों, किसी पे बोझ ना बने हुए हों, अपने पोतों को संभाल रहे हों। दिस इज द फ्यूचर दैट वी हैव इन माइंड। अब उसको देखते हुए जब आप रिवर्स इंजीनियर करोगे तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होंगी। पोर्शन कंट्रोल तो चाहिए होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये इक्वेशन काम करेगी। जैसे ही आप कैलोरी ज़्यादा करोगे आप फैट होना शुरू हो जाओगे, कैलोरीज को मेंटेन रखोगे आप मेंटेन रहोगे। तो पोर्शन कंट्रोल का ज़्यादा है। तो इसमें अगेन मैं सवाल का ट्रैक मैंने लूज़ कर दिया, लेकिन आई होप कि वो सारा चीज़ें, क्योंकि ये ना छोटी मोटी बातें हैं नहीं, ये समझानी पड़ती हैं पूरा पर्सपेक्टिव देके। अच्छा ये बताएं कि अब मैं कंटेंट क्रिएशन पे बात करूँगा कि कंटेंट क्रिएशन की बहुत ही एक वास्ट वैरायटी है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर। ये जो देसी लोग कंटेंट बना रहे हैं उसके अंदर जाहिर सी बात है कि कंटेंट में वैल्यू तभी आती है जब आपने कुछ वैल्यू एक्यूमुलेट की होती है ओवर द पीरियड, जैसे आपने अपने एक्सपीरियंस से की हुई है, लेकिन वो लोग कंटेंट की तरफ नहीं आ रहे। तो आप क्या रोड मैप बताते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल या कॉलेज का बच्चा भी चाहता है मैं कंटेंट क्रिएटर अभी से बन जाऊं, कि मैं क्यों इतना इंतज़ार करूं, और वो आदमी जो कि रिलेक्टेंट है या वो है कि नहीं यार लोग मुझे जज करेंगे, ठीक है, आप कंटेंट करते हैं लोग जज करने लगते। क्या आप एडवाइस करें दोनों लोगों, एक वो आदमी 17 साल का बच्चा है जो बनना चाह रहा है, कि आप उसको एडवाइस करेंगे नहीं यार थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो वरना तो मूड पर टांग कुछ बातें करोगे, उस पर भी लोग जज करेंगे। तो 40 साल के वो बोल रहा है यार लोग ना एक माशरे में मेरी इज्जत है और मैं बात करूंगा तो लोग उस पर मुझे जज करेंगे। नहीं, दोनों का मसला ये है कि लोग जज करेंगे। और मैंने भी कल परसों ही एक रील लगाई थी, इसमें मैंने कहा था कि क्योंकि ये चीज़ सवाल मुझसे काफ़ी हो रहे हैं आजकल ना, क्योंकि मैं कर तो 6 साल से रहा हूँ, लेकिन पिछले साल 1.5 साल से लोग ज़्यादा नोट करना शुरू करें। अल्लाह का शुक्र है, लोगों को लगता है कि यार मैं शायद हमेशा से चीता हूँ, और ये फाद भाई बताएं कि फाद भाई को भी नहीं पता, फाद भाई जस्ट डिड दैट, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इट स्टार्टेड पेइंग ऑफ एंड आई एक्यूमुलेटेड द कॉन्फिडेंस कि हाँ यार ये हो रहा है। तो मैंने उसमें कहा था कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैं तो गैरी वी को फॉलो करता हूँ इस मामले में, गैरी वी, हाँ, तो गैरी वी हमेशा ज़बरदस्त बोलता है कि अगर आप बहुत आउटस्पोकन बंदा, हाँ वो तो एफ वर्ड के अलावा बात ही नहीं करता, लेकिन वो बोलता है, उसने बड़ी खूबसूरत बात एक की थी जो 6 साल पहले मैंने पल्लू से बांध ली थी। उसने कहा था कि अगर आप कंटेंट बना के ये सोच रहे हैं, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे से लाइक्स के बटन हटा दिए जाएँ, फॉलो के बटन हटा दिए जाएँ और व्यूज़ का ऑप्शन हटा दिया जाए, आपको कुछ पता ना चले, तो विल यू मेक कंटेंट? अगर है आंसर यस है, go in the content creation thing, do that। इसका मतलब है कि you don't give a toot to anybody else, जो वो बोलता रहता है, you don't give a damn about कि यार कौन देख रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। हमें दिल को लगे ना, बात तो सही कर रहे हैं, बोले आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, और एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करोगे। आइडेंटिटी क्रिएट करोगे तो लोग जो आपको जानते हैं उनसे डिविएट करोगे। हो सकता है वो आपका, वो मेरे अब्बा मेरे काफ़ी सारे कंटेंट से एग्री नहीं करते थे शुरू में, अब तो अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा कि हाँ यार बच्चा अब निकल ही गया हाथ से, बहुत से कर रहा है, तो उन्होंने बाकायदा लव करते मेरे कंटेंट को, कहते हैं तुम्हारा पॉडकास्ट देखा और ये तो वही है ना तो तुम्हारे पास पॉडकास्ट में थी, तो अब अल्लाह का शुक्र है मुझे भी एक अच्छी वो होती है कि 5-6 साल में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे मेरा बच्चा है, मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मेरे कंटेंट में क्रिंज नहीं होता, सही है, मेरे कंटेंट में अगर मैं सेक्स लाइफ पे बात कर लूँ वही बहुत बड़ा क्रिंज लगता है लोगों को, लेकिन जो एक छिचोरापन होता है, तफरी होती है, जो यंगस्टर्स का काम है, वो मैं अपने बच्चों के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। बीच में मैंने अपनी बेगम के साथ भी एक रील बनाई थी जिसमें हमने एक ट्रेंड को फॉलो किया था, तो लोगों ने कहा था आप भी जो होम व्लॉगिंग में स्टार्ट हो गए, तो लोगों को ये भी नहीं पता कि व्लॉगिंग और इसमें फ़र्क क्या है। यहाँ तो इतनी जालत है ना। बेटे को 13 साल की उम्र में इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है कि जो चीज़ मुझे 35 साल की उम्र में पता चली, आई वॉन्ट दैट टू हैपन टू माई किड इन हिज 15 and 16।
क्योंकि 13 साल में आहिस्ता आहिस्ता उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा। जब वो 15 साल में कंटेंट बना, कुछ ना कुछ तो हर बच्चे के पास है ना, वो कर सकता है। मेरे भी पास कुछ था, तो सबसे पहले तो मैं उसको अभी ट्रेन कर रहा हूँ, अपने बच्चों को ये ट्रेन कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी स्किल, भले आप चोरपन करते हो। ताबिश हाशमी मेरा सीनियर है, 1 साल सीनियर IBA का। मुझे एक जॉब थी कोर्ट्स में, COAT ऐसे कंपनी है यहाँ पे थी, पता नहीं अब है या नहीं, UK की कंपनी थी, वहाँ वो काम करता था सप्लाई चेन हेड। तो मेरी वहाँ पे एक दफ़ा CV मेरी गई थी, तो ताबिश हाशमी वहाँ काम करता था जब मैं स्माइल इंडस्ट्रीज में था। तो मैंने ताबिश हाशमी से बात की थी, उसने मेरा इंटरव्यू कराया था। एक अच्छा पढ़ा लिखा बंदा, चोरपन में माहिर, IBA में जान था वो IBA की, जो फ्री पीरियड होता था ना, और वो जो उसकी हरकतें होती थी, कोई सोच भी नहीं सकता था। अब तो हम सोच सकते हैं ना, क्योंकि उस टैलेंट उसका इनबॉर्न टैलेंट था, लेकिन उस वक्त ये नहीं सोच सकता आज माशाल्लाह कहाँ होगा। तो आपका वो टैलेंट, एक पढ़ा लिखा बंदा, और पाकिस्तान के जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, लामजाई भी और इधर उधर के पढ़े हैं, तो आज वो जहाँ पे है और जो उसका टैलेंट उभरा था वो किसी ने रोका नहीं, और स्ट्रीट स्मार्ट, हर चीज़ पे बात कर सकता है। दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माय किड्स एंड इन एवरी किड कमिंग हिज वे। कि यार उसको बेसिकली ये जो मिला हुआ है ना, ये जो चीज़ मिली हुई है, कैमरा मिला हुआ और माइक मिला हुआ है, वो उसके टैलेंट को उभारने के लिए और उसको पिवट करने का भी मौका देगा। क्योंकि वक्त के साथ साथ जब वो 20-25 साल में आएगा ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें करके आ चुका होगा और वो एक्सपीरियंसेस ले चुका होगा। जैसे ताबिश की हमने बात की, तो कितने एक्सपीरियंसेस उसके यूनिवर्सिटी के ज़माने से हैं। तो अब जो हमें दिख रहा है ना, वो पेड़ है, जो कि वो बैम्बू ट्री वाली स्टोरी हम सुनते हैं, वो बैम्बू ट्री हो चुका है, बड़ा हो चुका है, अब वो उसको वो कर रहा है। तो मैं अक्सर अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि बेटा आप कुछ पढ़ो, कुछ करो, क्योंकि उसको म्यूज़िक का भी शौक है, उसको गाने का भी शौक है, एक्टिंग का भी शौक है। तो काफ़ी सारी एक्टिंग मैंने उससे निकलवाई है अपनी रील्स में, कि कभी कुछ बना लिया, कभी उसको अब्बा बना दिया, कुछ बना दिया, उसको डायरेक्शन भी मैं दे रहा होता हूँ। तो मैं सिर्फ उससे ये कहता हूँ, आपको ये नहीं देखना कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। आपको अगर अपने आप को एक्सप्रेस करना है ना, और आपको पता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप बता सकते हो लोगों को, आपको अच्छी लगी। जैसे मैंने अपना स्टोरी टेलिंग वाला जब से इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया, काफ़ी लोगों ने रिलेट करना शुरू किया, क्योंकि मैं पहले फिटनेस की बातें करता था, लोग रिलेट नहीं करते थे, मुझे खुद स्टोरीज में मज़ा आता है। तो मैंने जब से उसको स्टोरीज़ में रिलेट करना शुरू किया, और मैंने अपनी वो स्टोरी सुनाई जो कि मेरे दिल से करीब थी, मैंने किसी से बात नहीं की वो। जैसे मैंने घड़ी उतार के दिखाई, जैसे मैं G-Shock पहना हूँ, तो ये G-Shock किसी ने गिफ्ट दी थी मुझे, और एक घड़ी में पहनता हूँ जो कैसियो की है, एडिफिस, वो मैंने वलीमे पे 10,000 की मंगवाई थी US से एक दोस्त से। मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे कहा था, अबे तुम वहाँ से मंगवा रहे हो, ये 4,000 की मिल जाएगी बोल्टन मार्केट में, 3,000 की मिल जाएगी। तो मैंने कहा 10,000 की चीज़ थोड़ी लूँगा मैं बोल्टन से जाके, 3 लाख की चीज़ ले लूँगा बोल्टन मार्केट से। उसकी मैंने स्टोरी बना ली कि ये जो घड़ी है ना मेरे पास, ये हम बहुत दफ़ा ना टैग हेयर पहनते हैं या रोलेक्स पहन के घूमते हैं, 3-3 हज़ार की, 30-30 हज़ार की। जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं ना, उनको पता है आपकी औकात क्या है, सही है। और जिन लोगों के लिए मैटर करती है, वो पूछेंगे भी नहीं कि असली है या नकली है, वो मैंने बता दी। काफ़ी लोगों ने कहा कि यार क्या बात की तुमने, ज़बरदस्त। काफ़ी लोग जो पहनते हैं काउंटरफिट, उन्होंने नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं होता। अगर मैं ये, वो मुझे पता है कितने मेरे दोस्त भी जो नाराज़ होंगे, लेकिन मेरा एक ओपिनियन है, लोग आएंगे, कोई मसला नहीं है। रिफ्ट जब तक नहीं आएगा, कंटेंट की खूबसूरती ही यही है। लोग डिसएग्री करते हैं, तो मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि यार तुम बदतमीज़ हो, तमीज़ से डिसएग्री करो। बदतमीज़ी करोगे, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है लोग माँ बहन की गाली देते हैं, मैं लिटरली वो उनको रिस्पॉन्ड भी करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा देखो, मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, इज्जत दोगे तो मिलेगी। अगर आप फॉलोअर हो तो अब्बू ना बनो। आप किसी चीज़ से अग्री नहीं कर रहे हो, 2 ऑप्शन हैं, प्रोडक्टिव फीडबैक दो कि फाद दिस इज़ नॉट गुड, आपसे उम्मीद नहीं थी, आप ऐसा कर सकते थे, सर आंखों पे सुनूंगा। एक होता बदतमीज़ी करोगे तो भाई अनफॉलो कर दो, ठीक है। तो एटीट्यूड थोड़ा सा गैरी वी वाला चाहिए होता है आपको। ये 6 साल पहले गैरी वी की बात सुन के अन्नी बार मैंने ना ये एटीट्यूड स्टार्ट कर दिया था, और अल्लाह का शुक्र है अब ये एटीट्यूड हेल्प कर रहा है, क्योंकि इस एटीट्यूड को देख के लोगों के दिल में ये आ रहा है कि यार फहद कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि अब मुझे सिर्फ उनको ये बताना होता है। ये सोचोगे लोग जज करेंगे, जज नहीं करेंगे, मजा कैसे आएगा। आपको कोई ऐसी बात करनी है जो आप फील करते हो, जो आपका ओपिनियन है। हाँ, बस मेक श्योर कि वो रिलीजन और पॉलिटिक्स ना हो, क्योंकि मैं इन दोनों चीज़ों में नहीं घुसता। अभी आजकल जितनी चीज़ें हो रही हैं ईरान और इस वॉर पे, इतनी चीज़ें पॉलिटिक्स पे हुई, इतनी चीज़ें रिलीजन पे हुई, मैं नहीं बात करता इस पर। कितने लोग हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, कितने लोग हारते हैं आपको, मेरे इनबॉक्स भरा पड़ा हुआ है, आपने इस चीज़ पर बात नहीं की। यार दैट्स माई पर्सनल चॉइस, वो मेरा डोमेन, लोग हैं बात करने के लिए उस पर, और मैं नहीं करता इन चीज़ों पर बात। तो मुझे पुश ना करो इस चीज़ पे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन वो ओपिनियन फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम एक टॉलरेंट सोसाइटी हैं नहीं, हम US में तो रह नहीं रहे। तो सबसे पहली बात तो ये, वो अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत दफ़ा ये LGBT के इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ ऐसे गेस्ट्स रहे हैं जो कि मुझे अप्रोच किया या लोगों से मिलवा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा डोमेन है जहाँ मैं उतरना चाहते ही नहीं हूँ। दीज आर द प्रॉब्लम्स आई हैव चोजन नॉट टू टॉक अबाउट। आई ऑलरेडी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स जो लगती हैं जाके लोगों के, जिस पे लोग मुझे वाजिबुल कत्ल तक करार दे सकते हैं, जबकि वो डोमेन में नहीं है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं सोशल नॉर्म्स को मसला कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ तलाक में क्या मसला है, ये बहुत बड़ी बात होती है।
और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी कजन्स के साथ हैं, सही है, मेरे घर में हो चुके हैं। तो मैं साफ साफ बोलता हूँ, अगर मैं अपनी घर की खवातीन के लिए कुछ अच्छा फील करता हूँ, अब बेटी के लिए फील करता हूँ, तो मैं तो बड़ा वोकल होकर सामने आऊँगा कि आओ बैठ के बात करो, तुम तो कह रहे हो बकवास कर रहे हो तुम, और अगर तुम कह रहे हो दीन में तो प्रूफ करके दिखाओ। दीन ऐसा स्टूपिड कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ऐसा। ऊपर वाला कैसे ऐसा हो सकता है कि आप किसी को किसी पे वो दे दे? वो हमेशा एक बैलेंस अप्रोच रखेगा। जैसे अगर मैं आपको बद्दुआ दूं, नबील तो कभी पनपेगा नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा बद्दुआ का कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। अबे मैं हूँ क्या? मैं कुछ हूँ ही नहीं। दुनिया में लोग खुदा समझने लगते हैं ना अपने आप को। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक बंदी ने कह दिया कि अपनी बेगम को तलाक दे वरना मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। मेरे दोस्त ने दिया सर तलाक इस तरह, लव मैरिज थी, बेहतरीन मैरिज थी, आज कोसता है अपने आप को सिर्फ इसलिए कि माँ ने कह दिया था। तो क्या मतलब, माँ की बद्दुआ जब ऊपर गई होगी तो ऊपर वाला देख नहीं रहा, वो तो शहरक से करीब है आपके, तो आपने ऊपर वाले को बेवकूफ समझा हुआ है क्या? तो वो नीचे देख नहीं रहा किसके साथ ज्यादती हो रही है। कम ऑन, टेक अ स्टेप बैक, बात करना शुरू करो। ये जो इनविजिबल वॉल्स हमने बनाई ना, टकरे मार रहे हैं, उनको देखो कि वॉल्स हैं ही नहीं। आप खड़े होकर बात कर सकते हो कि अम्मा आप बात तो कर रही हैं, आपका मसला है, कोई मसला नहीं है, आपकी इज्जत अपनी जगह, उसकी अपनी जगह। ये नहीं हो सकता। डोंट प्ले गॉड। ये बोलने में जबान घिस रही है। 35 साल के लड़के मामास बॉय बन के घूम रहे हैं। 40 साल के आदमी को बोल लो पुल अप बार लगा लो घर में, वो कह रहे नहीं यार पुल अप बार में लगा सकता, अब्बा नहीं मानेंगे। अबे तू 40 साल का आदमी है, एक कंपनी में हेड है, सीईओ लेवल का, सी स्वीट का हेड है, 4 बच्चे हैं तेरे, अम्मा अब्बा के घर में रहता है, ऊपर वाली मंजिल है तेरी, अपने घर में लगा ले। नहीं लगा रहे। तो ये बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो मैं जब बात करता हूँ लोगों को लगता है, लेकिन मेरा ओपिनियन है। अब इस पे अगर रिफ्ट नहीं आएगा तो कंटेंट चलेगा भी तो नहीं। कंटेंट चला क्यों है? क्योंकि मैं उन चीज़ों पे बात कर रहा हूँ जिससे मेरे लोगों को अक्सर लगता है कि मेरे घर में शायद ऐसे मसले होते हैं। तो मैं हाँ, लोग, ये भी एक बड़ा मसला है, लोग फौरन ना पर्सनल हो जाते हैं। लोगों ने बोला मुझे कि आपके जी घर में ऐसा होता होगा, ये सब। मैंने कहा भाई देख, विक्टोरिया सीक्रेट के जो आउटलेट्स होते हैं आपको मर्द हजरात दिखेंगे, क्या वो पहने हुए होते हैं विक्टोरिया सीक्रेट? बेचते हैं। जो बात कर रहा है वो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा है। गैरी वी पेरेंट्स को गालियां देता है अक्सर बैठ के। अपने पेरेंट्स के बारे में कभी आप उसको सुन लो, कितनी ज़बरदस्त तरीके से बात करता है। कहता है मेरी अम्मा ने सिखाया मुझे एथिक्स। मैं छोटा सा था, मैंने एक खातून के लिए दरवाज़ा खोल दिया था मॉल का। मेरी अम्मा ने ऐसे एक्ट किया था जैसे शायद मुझे कोई ऑस्कर मिल गया हो। वो मेमोरी मुझे आज तक याद है कि मैं हर औरत के लिए दरवाज़ा खोलता हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया कि यार तुमने कितना ज़बरदस्त अजीम काम किया। दिस इज़ द सेम थिंग आई फील फॉर माई पेरेंट्स। लेकिन जो पेरेंट्स की हरकतें हैं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऑब्जर्व करूंगा तो बात करूंगा। इसका मतलब नहीं मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं भाई। और अगर कभी ऐसा हुआ भी है तो मैंने उनसे बैठ के एड्रेस किया है एंड दे अग्री। अदरवाइज मैं इतना खुल्लम खुल्ला कंटेंट थोड़ी बनाऊंगा। अगर मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स पे आएगी, मेरे बहन भाइयों पे आएगी, मेरी औलाद देखती है मेरा कंटेंट, तो मैं ऐसी चीज़ पे क्यों जाऊंगा जहां मुझे लगे कि यार मेरी इकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। मुझे पता है इन सबको भी सर्व कर रहा है, क्योंकि ये सब भी सोसाइटी का पार्ट है और दूसरों को भी सर्व कर रहा है। तो अगेन मैं भाई इधर उधर बहुत निकल जाता हूँ। जज करने के लिए, जज करेंगे तो कंटेंट चलेगा, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप चाहते हैं कंटेंट चले तो गेट रेडी टू बी जज, वरना कंटेंट नहीं चलेगा। घड़ी वाली बात मेरी जहन में फंसी हुई है, जरा उस पर मैं बात करूँ। अच्छा, ये बहुत था कॉपी वाला ना, ये हम भी इस गोल्डन मार्केट टाइम से निकले हैं। पाकिस्तान से बाहर गए हुए 12-13 साल हो गए। तो उस टाइम भी शौक था और यही जहन था कि अगर मैं टैग की कर रही हूँ तो लोग बिलीव करेंगे ये है या। लेकिन फिर मैंने ना जीसीसी में मैं रहा हूँ, दुबई में, सऊदीया में, तो 3 चीज़ें मैं रिलेट करता हूँ। ठीक है, अगर कोई घड़ी जैसे मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा, और फिर मैं उसको रिलेट करता हूँ उसकी गाड़ी से या उसके ग्लासेस या ड्रेसिंग से। अगर ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेट कर रही है ना तो सब ओरिजिनल है। अगर ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेट नहीं कर रही है ना तो कोई गेम है। ठीक है, अगर कार्टियर पहना हुआ है, उसने ग्लासेस पहने हुए, ठीक है, घड़ी भी उसने पहनी हुई है और रोलेक्स पहनी हुई है, अब गाड़ी उसके पास मर्सिडीज, ठीक, ये 3 चीज़ें रिलेट कर गई, ये जेन्युइन बंदा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक वो है। अच्छा, अब आपके कंटेंट के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ आपके अब्बा को कोई रिश्तेदार की कॉल आ रही है, यार आपका बेटा किस तरह का कंटेंट बना रहा है, इस तरह का? ये भी होता है ना, क्योंकि जब आप सेक्सुअल स्टफ डिस्कस कर रहे होते हैं लोग टैबू समझते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा मसला है। तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि फिर खानदान वाले करते हैं, यार ये आपका बेटा किस तरह का कंटेंट बना रहा है, इसको तो पता ही नहीं, तमीज़ नहीं, क्या बात करनी क्या नहीं करनी, बजाय इसके कि वो ये समझे कि एक मसला एड्रेस कर रहा है, एग्जिस्ट करता है। सबसे पहली बात तो ये कि आई हैव कम आउट ऑफ दैट मामाज बॉय शेल ना। अब तो कोई मुझसे बोल भी नहीं सकता ना। 40 साल के आदमी को आप क्या समझाओगे? मैं बच्चा थोड़ी हूँ। मतलब 5 साल पहले अगर मैंने इस चीज़ पे बात करनी शुरू की थी तो 35 साल का था। तो मैं 25 साल का भी होता तो शायद अपने माँ बाप को बोलता कि आप लोग अब चुप रहो, मेरे पास ओपिनियन है अपना। मेरा बिलीफ ये है कि जब आप घर चलाने के काबिल हो जाते हो ना तो आपके पास अपना ओपिनियन, अपनी अथॉरिटी होती है। ठीक है, बदतमीज़ नहीं बनो, लेकिन जहाँ लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हो। ये हदीस में भी है कि 3 वो तरीके हैं ना, एक तो खामोश हो जाओ, एक हाथ से रोको और एक जाके रोको। कम से कम बात तो कर सकते हो ना
कि किसी से ओपिनियन तो दे सकते हो। जब आप ओपिनियन देते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें जो कारपेट के अंदर दबी हुई होती है ना, शव्ड अंडर कारपेट वाली चीज़ होती है, वो उभर जाती है। क्योंकि आपने कोई ऐसी बात कर दी है कि किसी के दिल में थी, वो कुछ बोल नहीं सकता था, बोलता यार ये बात तुमने की है, ये तो मैं भी करना चाहता था। अब वो भी करेगा, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा, तो वो चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। नहीं भी होता तो आप कम से कम लोग बोलते हैं कि यार इसने मेरे दिल की बात की थी। ये बिल्कुल इस तरह है, क्लासरूम में 10 बच्चे बैठे हैं, वो बात करना चाह रहे हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन एक मस्तीखोर खड़ा होता है, वो सवाल कर लेता है, बोलता है यार 10 लोग बोलते हैं शुक्र इसने सवाल कर लिया, हमारी तो पटी हुई थी, हम कर नहीं सकते सवाल। आपको वो रोल प्ले करना होता है और आप चूज़ करते हो। कुछ ऐसी स्ट्रगल्स होती हैं जहाँ पे आप कहते हो आपको मज़ा आता है उस स्ट्रगल्स में ना, वो ऐसा हार्ड है जो आपने खुद चूज़ किया है। कोई इजी पाथ चूज़ नहीं करते आप, किसी हार्ड में आपको मज़ा आ रहा होता है, वो दूसरे के लिए आसान, दूसरे के लिए मुश्किल होता है, आपके लिए ईजी होता है। जैसे नवल रविकांत ने कहा है ना, डू समथिंग दैट इज प्ले फॉर यू बट वर्क फॉर अदर्स। जैसे फिटनेस मेरे लिए प्ले है, दूसरों के लिए वर्क है, तुम्हारे लिए वर्क है। तुम्हें अजाब लगे भाई यार कैसे होगा, तुम्हारा काम मेरे लिए अजाब होगा। मैं बोलूँगा यार नहीं मेरे लिए ये प्ले है यार नबील, मैं ये कर सकता हूँ, तुम्हारा काम तो तुम ही करो। तो ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को समझना, अपनी वैल्यूज़ को समझना कि आप स्टैंड किस चीज़ पे करते हैं। जिस तरह घड़ी वाली एक मैंने चीज़ बताई, उस तरह मैंने मेहरान की स्टोरी भी बताई थी, उसकी भी मैंने 2 दफ़ा रील्स बनाई और दोनों दफ़ा मतलब डिफरेंट तरीके से। तो दोनों दफ़ा मुझे लोगों ने कहा कि मैंने सिर्फ नेस्ले वाली बात की थी कि जहाँ पे एक अच्छी गाड़ियाँ लोग लेकर आते थे, लेकिन मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मेरे घर के हालात बेहतर नहीं थे, तो मैंने एक नई मेहरान निकलवा ली थी, ब्रांड न्यू, क्योंकि पॉलिसी ऐसी थी जो फेवर कर रही थी आपको कैश बैक में। तो मैंने वो कैश मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने निकाल ली थी। अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, उनके बीच में मैं अपनी मेहरान खड़ी करता था, तो काफ़ी शर्मिंदगी का बाइस बनाते थे लोग मेरे लिए। बट मुझे पता था मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपको एक अच्छा कैश अलाउंस मिल रहा है जो एक हेफ्टी अमाउंट है और आपकी एक सेविंग में बेहतर हो रहा है, आप कहीं उसको सेव कर सकते हैं, तो ज़्यादा प्रायोरिटी मेरे लिए। ये नहीं कि अगर 40,000 मुझे मिल रहे हैं तो 36,000 में किस्त में दे दूँ किसी गाड़ी के, तो बहुत अच्छी गाड़ियाँ निकाली थी। तो वहाँ भी लोगों ने कहा कि यार ये ना बड़ा मुश्किल काम किया आपने, और यकीन करें हम तो फंसे हुए इस चीज़ में। ये होता नहीं है, ये अगेन वही जजमेंट वाली चीज़ आ रही है। तो जब भी लोग आपके आसपास की बात करते हैं, अगर आप खुद ही अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं ना, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। सबसे पहली बात तो मैं जो बातें कर रहा हूँ वो रिश्तेदारों के घरों में भी हो रही हैं, सही है, रिश्तेदार भी तो इसी सोसाइटी के हैं ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो कि आपको फेवर भी कर रहे होते हैं, और रिश्तेदारों के अंदर ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि बात करते हैं कि हाँ यार फात भाई हैं हमारे खानदान में जो अच्छी बात करते हैं, और जो ऑप्रेस्ड होते हैं वो तो कहते हैं, जो ऑप्रेसर्स होते हैं वो तो हमेशा उठ के आएंगे। क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है, अगर मैंने कोई बात की है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बात की, तकरीबन मेरा इंस्टाग्राम जिस रील से उठा है, जिससे तकरीबन कोई 8-9 हज़ार फॉलोअर्स मुझे मिले हैं, इंडिया के सेलिब्रिटीज़ 4-5 मिलियन के सेलिब्रिटीज़ लोगों ने मुझे फॉलो करना शुरू किया, स्टोरी पे शेयर की। आई डिड नॉट नो कि आई हैव टच दिस पॉइंट। वो मैंने कहा था कि भाई घर में बैठा हुआ था, मैं एक कज़न के घर पे था, तो कज़न ने कहा कि मेरी बेटी को कहा कि आओ तुम्हें चीज़ दिलाने ले जाऊँ, तो मैंने उसको मना कर दिया, नहीं तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तो उसने कहा यार क्यों नहीं जाएगी, तो मैंने कहा नहीं यार छोटी है अभी, मैं उसको वो नहीं कर सकता। बोला यार मैं कौन सा कुछ कर रहा हूँ उसके साथ, तो मैंने कहा यार तुम नहीं कर रहे, लेकिन ये छोटी है, मैं चांस ले सकता ना। तो फिर मैंने बेगम को आंख मारी कि ज़रा समझाओ इसको, तो बेगम ने उसको समझाया, फिर उसकी बेगम ने भी उसको समझाया, बाद में वो ठंडा हुआ था। वो मैंने सब बताया नहीं रील पे, लेकिन मैंने ये बताया कि मैंने एक बंदे को मना किया क्योंकि मैंने लिहाज नहीं किया उसका, अपनी बेटी पे चांस नहीं लिया। आपको क्या लगता है जिस रिश्तेदार की बात की उसको खुशी हुई होगी? बिल्कुल नहीं। आई डोंट गिव अ डैम। अगर मैंने कोई ऐसी बात, और इतनी रील वायरल क्यों गई है, फिर वो 4 मिलियन पे चली गई है। इंस्टाग्राम मेरा उठा ही उसी से है, जहाँ 4,000 व्यूज हैं, 4 मिलियन पे रील चली गई। इतने बड़े बड़े बाजीज हैं, एक आप शायद देखते हाँ, होंगे बाजीज, Instagram। इंडिया बाजीज, की हैं हाँ, शायद, हाँ। बाजीज तक ने शेयर किए वो, हाँ। सही है। और कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर है, मेरे बच्चे जानते हैं, मैं नहीं जानता, वो चीखें निकल गई थी क्योंकि आपकी रील लाइक की और शेयर की उन लोगों ने। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट का मसला है ना। मैंने कोई ऐसी बात कर दी जो लोग करना चाहते हैं, नीचे कितने लोगों ने दुआएं दी हैं, कितने लोगों ने बातें की हैं कि यार हर पेरेंट अगर ऐसा सोचना शुरू कर दे, हम लिहाज में बच्चों के साथ कितने सारे मसले हो जाते हैं यार। हम सबको पता है, हम सबके साथ कुछ ना कुछ किसी ना किसी लेवल पे किसी ना किसी एक्सटेंट तक हुआ है, लेकिन बोला नहीं है क्योंकि भाई रिश्तेदार हैं, क्या करें, लिहाज करना है। तो भाई अगर आप भी लिहाज करते रहेंगे और आपको जिंदगी भर का ट्रॉमा मिलता रहेगा और आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो अगर आपके पास एक कैमरा है और एक माइक है और आप उसको किसी की अच्छाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आपके पास अच्छा मीडियम है ना, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट। रिश्तेदार गए भाड़ में, अगर रिश्तेदार आपके काम के नहीं है और आपकी ग्रोथ में फैक्टर नहीं कर रहे, तो रिश्तेदार काम के भी नहीं है ना, वो बोझ है। अच्छा, एक और चैलेंज आता है, एक और चैलेंज ये आता है कि जो आपके साथ के हैं ना, जो आपके यार दोस्त होते हैं, जो आपको अपने लेवल पर देखते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सबसे पहले वो कटते हैं। और जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो वो आपका मजाक उड़ा, अरे अब ये लाइफ कोच ये बनेगा, यू गेटिंग मी, कि आपको एक वो अब ये लाइफ कोच बनेगा, अब ये लाइफ कोच पे वो करेगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे क्योंकि पहले होते वो- भी आपके क्लोज दोस्त हैं, वो सबसे पहले वो मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते, मजाक उड़ाते हैं। दूसरा स्टेज होता है वो नफरत करते हैं और आपको कट ऑफ कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? वो तो दोस्त होते हैं। नहीं देखें, अगेन बात वही आती है ना कि जब आप साथ में होते हैं, ठीक है, आप एक आइडेंटिटी होती है आपकी उनके साथ, वो एक कंफर्ट जोन होता है। आप कहीं ना कहीं चेन ब्रेक करना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात करना चाहते हैं, तो जाहिर आपको नॉर्म से थोड़ा निकलना पड़ता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा एक पुराना दोस्त जिनके साथ
कहते हैं ना कि पहले पहले दोस्त होते हैं, जब आप 3-4 साल के होते हैं तो आपके मोहल्ले में दोस्त बनते हैं। हाँ। तो ऐसा दोस्त जब हम तकरीबन कोई मैट्रिक में था, मैट्रिक या मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में था, तो उस दोस्त ने एक दफ़ा ऐसी हरकत की कि मैंने उसको मुंह पे सुनाई थी। हमारे पड़ोस में बच्चे होते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो उनमें एक ऑटिस्टिक बच्चा था। ऑटिज्म में बाद में पता चला क्या सीन है, लेकिन वो एबनॉर्मल बच्चा था। तो एबनॉर्मल बच्चा उसके साथ बैठा हुआ था, तो उसने मुझे बड़ी नाजेबा हरकत करके उसने कहा कि उसका नाम पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं, खैर नाम लूंगा भी नहीं, फॉर एग्जाम्पल फैसल नाम है, फैसल दिखा इसको, दिखा। तो बच्चे ने नाजेबा हरकत की। तो मैंने कहा तू क्या कर रहा है इसके साथ? तो उसने कहा यार अब ये चाइल्ड अब्यूज वाली बात आ गई ना। मुझे पता है कि मैं एक बच्चे को देख रहा हूँ जो हमारा पड़ोसी है, और ये अगर मेरे सामने ऐसी हरकत कर रहा है, अकेले मिल जाता हूँ, पता नहीं क्या कुछ करता होगा इसके साथ। तो मैंने उसको सुनाई, सब कुछ किया। अब आपके दोस्त यार ऐसे हैं, अहबाब ऐसे हैं, आप कट के कोई ऐसी बात करते हो जो कि इस तरह की बात हो जाती है, तो क्या वो अग्री करेंगे? मैंने जब पहला पॉडकास्ट किया था सेक्स लाइफ एंड मेंटल हेल्थ पे, आज सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं उसके मेरे यूट्यूब पे, पूरे 1.5 लाख से ऊपर व्यूज़ हैं। तो मेरे 9 to 5 के दौर से एक बंदे ने मुझे ग्रुप पे कहा था कि फ़ाद साहब तो पता नहीं नंगी पुंगी बातें करनी शुरू कर दी हैं, उन्होंने सेक्स वुक्स की बातें करनी शुरू कर दी हैं। तो अगर हम 40 साल की एज में, 30-40 की एज में इस तरह की बातें करेंगे तो ज़ाहिर है फिर आपको करना पड़ेगा, और आपको पता चल जाता है कि यार ये मेरे लोग नहीं हैं। अगर 40 लोगों का ग्रुप था, 40 लोगों का ग्रुप छोड़ के अब 1,70,000 मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं, 45,000 50,000 मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, एंड दे आर अग्रीइंग टू माय थिंग। 90% 80%, चलो 50% भी निकाल लो, तो कितनी सारी आवाम है जो मैंने अक्यूमुलेट कर ली है अपने लिए। कितने सारे लोग हैं जो मेरी तरह सोचते हैं या लाइक माइंडेड हैं, जो कि एक आपने आइडेंटिटी अपनी क्राफ्ट की, लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया। दे डोंट मैटर, क्योंकि इनका क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये लोग भी फॉलो करेंगे आपको, कम से कम स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करेंगे। तो अगर आप उनमें लगे रह जाएंगे तो आप दुनिया में बहुत सारी वैल्यू है जो ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ग्रुप बहुत छोटा है जो आपको जानता है। जब आप बाहर निकलेंगे, दुनिया देखेंगे, दुनिया की लाइफ चेंज करेंगे, तो आपको खुद, मुझे अच्छा लगता है जब कोई बोलता है ना कि यार आपकी उस बात ने मेरी लाइफ चेंज की। क्योंकि नबील मेरी बात भी ना, जैसे मैंने हिशाम सरवर की बात की, हिशाम सरवर को मैं आज तक क्रेडिट देता हूँ। हमारे काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जिनको आज तक हम क्रेडिट देते हैं कि यार ये ना होते ना मेरी लाइफ में, तो मेरी लाइफ चेंज ना होती, मैंने इस बंदे की बात ना सुनी होती तो मैं आज यहाँ ना होता। तो बातें तो लाइफ चेंज करती हैं। तो अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपनी लाइफ के साथ आखिरत भी चेंज कर सकता हूँ, व्हाई डोंट आई डू दिस? तो भले वो नफरत करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन 40 लोगों को छोड़ के 4 लाख लोगों की मैं ज़िंदगी संवार रहा हूँ, तो मेरे लिए वो 4 लाख ज़्यादा अच्छे हैं जो रेडी हैं लाइफ चेंज करने के लिए। अच्छा, एक कोई ऐसी गलती जो पूरी जर्नी में भी आप रिग्रेट करते हो, यार ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या अगर मुझे मौका मिले तो जाके इसको सुधारूं तो शायद मैं और ज़्यादा बेहतर पोजीशन पर हूँ? यार गलती तो नहीं, मतलब कुछ डिफरेंट करना चाहूँगा। गलती तो देखो, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, गलतियों की वजह से भी हूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरा कुछ माइंडसेट ऐसा है कि यार जो कुछ हुआ ना किसी वजह से ही हुआ है, अगर वो ना होता तो मैं यहाँ ना होता। सही बात है। हाँ। लेकिन मैं कुछ डिफरेंटली करना चाहूँगा लाइफ में। मतलब मैं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं पीछे जाके साइकोलॉजी पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि साइकोलॉजी की मुझे जो वैल्यू है बहुत बाद में पता चली। मैं अपने इंटरमीडिएट में मैंने प्री इंजीनियरिंग ली थी, मैं प्री मेडिकल लेना चाहूँगा। सही है क्योंकि जो मेरे फिटनेस करियर को एकदम से उसी वक्त से बूस्ट देगा, क्योंकि इट्स ऑल बायोलॉजी। वो जो मैं अब पढ़ता हूँ, तो मैंने 9th क्लास में बायोलॉजी पढ़ी थी, अब पढ़ता हूँ तो मेरा आसान खता होता है, और मुझे अल्लाह पे और ज़्यादा यकीन मोहकम होता है कि यार कोई ऐसी मशीन है, अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा बनाया है, कुछ तो पीछे है। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ जो बायोलॉजी पढ़ ले, वो जो तमीज़ से पढ़ ले, वो एथीस्ट नहीं रह सकता, क्योंकि वो बोलेगा यार कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो है जिसने बनाया है सब कुछ। तो साइकोलॉजी, बायोलॉजी, ये चीज़ें मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि अपने आप को ना, यही 2 चीज़ें काफ़ी हैं। आपको इंसान के जिस्म का पता चल जाए और इंसान की जहनीत का पता चल जाए, यू कैन विन द वर्ल्ड। और आप चाहिए क्या है आपको? तो बस आई वुड लाइक टू डू दिस डिफरेंटली, क्योंकि MBA किया, काम आ रहा है, लेकिन वो जो साइकोलॉजी थी ना और जो बायोलॉजी थी, मैं वो पढ़ना चाहूँगा बस। तो गलती तो नहीं है, बट दिस आई वुड लाइक टू डू डिफरेंटली। सही है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप बोलेंगे यार मैं जॉब नहीं करना चाहूँगा, मैं शुरू से ये करना चाहता जो अभी मैं कर रहा हूँ। नहीं, तो सीखा। अगेन इस पे भी अच्छा पार्ट ऑफ द जर्नी। बिल्कुल। मैं कभी इस चीज़ को डिमीन नहीं करूँगा, जॉब लाइफ को कभी भी डिमीन नहीं करूँगा, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी जॉब करें, कुछ अरसे ज़रूर करें, भले 5 साल करें, क्योंकि जॉब में ना आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, आपको पता चलता है, आपको पब्लिक मैनेजमेंट आती है, आपको टीम मैनेजमेंट आपको बात करना आती है, आपको नेगोशिएट करना आता है, आपको स्टेक होल्डर्स मैनेज करना आता है, पब्लिक रिलेशंस आते हैं। ये चीज़ अगर आप देख लें, कितने फ्रीलांसर्स हैं जिनका 9 to 5 का एक्सपीरियंस नहीं है, वेले हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते, ज़रा सा एथिक्स नहीं है उनके अंदर, ना रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, सिर्फ स्किल आने से कुछ नहीं होता। चाय वाला के साथ मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ ही यही है कि आप गलत चीज़ प्रमोट कर रहे हो। एजुकेशन का कोई मोल नहीं है, एजुकेशन होनी चाहिए, उसके बाद स्किल होनी चाहिए। और अगर स्किलफुल बंदे, ऐसे काफ़ी सारे स्किलफुल बंदे इनको बात करने की तमीज़ नहीं आती है, जो कि इनके बाद इतनी लग सिर्फ ये होता है कि आपकी प्रेपरेशन और अपॉर्चुनिटी, ये जंक्चर होना चाहिए इसका, लेकिन आपकी प्रेपरेशन ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज आए जा रही हैं, आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो मेंटली उस चीज़ पे, आपने लोगों के साथ बैठे नहीं हो, आप किसी अच्छी अलमनाई का पार्ट नहीं हो, आपने अच्छे टीचर्स के साथ काम नहीं किया हुआ, आपने ग्रुप्स मैनेज नहीं किए हुआ, आपने प्रेजेंटेशन
एक्सपेक्टेशंस नहीं दी हुई, आपने नेगोशिएट करना नहीं सीखा, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़े इदारे के साथ काम नहीं किया। चलो अगर आप जॉब नहीं की, लेकिन यूनिवर्सिटी में तो ये चीज़ें सिखाई जाती है ना कि किसी ना किसी लेवल पे आप पॉलिटिक्स का पार्ट भी होते हो, पीपल मैनेजमेंट का पार्ट भी होते हो। तो ये क्या जहालत है कि यार आपने बिल्कुल ही कह रहे हो कि जी स्किल सीखो स्किल सीखो स्किल सीखो। नहीं, स्किल तो ज़रूरी है, बट वो चीज़ उसको चार चांद लगाती है। तो ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ कि मैं अगर 9 to 5 में ना होता तो मैं आज यहाँ भी ना होता। ये जो मैं नीश की बात कर रहा हूँ, या जो पेन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, या जो मैंने अपना जो कंटेंट काफ किया, या जो आज मैं पॉडकास्ट कर लेता हूँ, या मैं तुमसे बैठ के बात कर रहा हूँ, तो वो क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए कि मेरा एक्सपीरियंस है ना। अदरवाइज ये एक्सपीरियंस ना होता तो मैं आज यहाँ थोड़ी होता। सही बात है। बीइंग सेल्स पर्सन और आप माशाल्लाह हर लेवल पे सेल्स में, कोई टिप देना चाहेंगे? सेल्स, एक अच्छा सेल्स पर्सन क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या पिक्युलरिटीज होनी चाहिए उसके अंदर? बी अ हेल्पर। सिंपल सी बात है कि डोंट ट्राई टू सेल, बी द हेल्पर। मतलब एक तो दोस्ती यारी भी ना गाड़ो इतनी। बहुत दफ़ा ये होता है कि दोस्ती बहुत है, क्लाइंट से माल एक टके का नहीं बिक रहा है। नहीं, अपॉर्चुनिटी जहाँ है आप वहाँ माल बेचो अपना, लेकिन मेक श्योर कि वो उसकी नीड है, सही है, और आप उस नीड और अपने प्रोडक्ट में जो गैप है उसको ब्रिज करना जानते हो, और आप नेगोशिएट करना जानते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंसल्टेटिव सेलिंग होनी चाहिए। आपको बहुत सारे सवालात करने हैं। हो सकता है जो आप चीज़ बेचना चाह रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो मैं इसको चीज़ बेच दूंगा, हो सकता है वो उसके काम की ना हो। इसमें क्रिस डो है, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर है, ब्लैक कैप लगाता है, वो भी 50 ईयर्स ओल्ड यंग आदमी है। तो वो बोलता है कि काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, वो सर्विसेज मेरे पास अगर नहीं होती हैं तो मैं अपने जो कॉलीग्स होते हैं जो वो कर रहे हैं, या फिर बहुत दफ़ा फॉर एग्जाम्पल $50,000 का मेरा एक प्राइस पॉइंट है, बोलता है यार मेरा तो बजट $5,000 का है, तो बोलता है ठीक है, आई कैन हेल्प यू विद द पीपल हु कैन सेल दिस इन 5,000। स्टिल आई एम हेल्पिंग देम, स्टिल आई एम सेलिंग। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा भाई जा निकल, तेरी औकात नहीं है। नहीं, ये गलत चीज़ है। अगर आप एक चीज़ बेच रहे हो, किसी को चाहिए, तो आपको हेल्प करनी ज़रूरी है, और आपको हमेशा होना चाहिए कि हर कोई बंदा आपके लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं भी अगर बोलता हूँ, मैंने $500 की भी अपनी जो है फिटनेस कोचिंग सेल की है, $1,000 की भी एक ज़माने में सेल की है, लेकिन वो दोनों ज़मीन आसमान, 50,000 की भी सेल, ₹50,000 की भी सेल की है, लेकिन सब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। $50,000 जो 90 डेज़ के लिए एक बंदा दे रहा है, और एक जो $1,000 दे रहा है, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसको उस तरह कम्युनिकेट नहीं करता जिस तरह इसको करता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, वो किस तरह की इंटरवेंशन चाह रहा है, इसके पेन पॉइंट, इसके इंटरवेंशन क्या है। इससे नीचे अगर आपके पास कोई आता है कि यार आप तो बहुत महंगे हैं, तो वो आपका कस्टमर है ही नहीं। डोंट ट्राई टू सेल हिम। उसके लिए आप पहले से कंटेंट में बना रहा हूँ, उसके लिए पहले से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कआउट्स भी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें भी हैं, उसके लिए यूट्यूब भी है, एंड स्टिल आई बिन ट्राइंग टू डू मोर फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट पे। क्योंकि एट द एंड मुझे पता है कि यार आज पे नहीं कर सकता, लेकिन 5 साल बाद जब वो किसी CEO की पोजीशन पे जाएगा तो आराम से पे भी करेगा, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे कंसल्टेंट भी हायर कर लेगा। हर किसी को सेल नहीं करना, और अभी ही सेल नहीं करना। ऐसे लोग हैं जो 6-6 साल से मुझे जानते हैं, साइलेंट फॉलोअर्स हैं, नहीं करते। मैं जानता भी नहीं हूँ कि वो मुझे जानते नहीं जानते, लेकिन कहीं भी मिलते हैं कि क्या बात है। और ये फिर काफ़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि कोई बंदा मुझे 3-4 साल से फॉलो कर रहा है, उसने अपनी कंपनी में मुझे बुलाया, और तकरीबन 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भैया आए, आप एज अ फिटनेस कंसल्टेंट हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए आप काम करेंगे। 1 हफ्ते में वो हुआ जो पिछले 2 साल में नहीं हुआ था। बट अगेन यू आर सेलिंग समवेयर, बी देयर, आउट देयर, मतलब अपने आप को इवेंट्स करते रहो, एग्जिबिट करते रहो, कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाती हैं, बट हेल्प पीपल आउट, डोंट ट्राई टू सेल देम। जॉब छोड़ के जब अपना सेटअप करने वाले थे, एक फाइनेंशियल रिस्क होता है खासतौर पे फॉर अ फैमिली मैन, ये कैसे ओवरकम किया? क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे, आप बता रहे थे कि आप HR वाला भी आपकी फाड़ रहा था कि भाई क्या क्या करने वाले हो तुम, ये किस तरह ओवरकम किया? एक बड़ा रिस्क होता है यार। सबसे पहली बात तो ये, वो लोग कहते हैं ना कि 6 महीने का आपके पास वो होना चाहिए खर्चा, या फिर किचन चलाने का खर्चा होना चाहिए। खैर, सेफ्टी फंड, हाँ सेफ्टी फंड होना चाहिए। मेरे पास 3 महीने का तो था, लेकिन दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके पास जो, अच्छा देखो, जब मैंने जॉब चेंज की थी ना, तो 2 साल मैंने साइड हसल किया। जैसे मैंने कहा ना 6 से 12 काम किया था, कि मैं 1.5-2 साल वो किया, कुछ स्टैब्लिश कर लिया था। तो जॉब छोड़ना सवाल ही पैदा नहीं होता, वरना मैं छोड़ ही नहीं सकता था, वरना मैं उसी रट में रहता। तो कुछ ना कुछ साइड पे डेवलप करो, उसको टेस्ट एंड ट्रायल करो, और देखो कि वो उतना कमा के दे रहा है या नहीं दे रहा। कॉन्फिडेंस आ गया तो जब छोड़ा ना कि हाँ यार 70-80% बना लेता हूँ, चलो फ्यूल कार्ड जाएगा, क्योंकि वैसे भी फ्यूल 90% तो कस्टमर विजिट्स में खर्च हो रहा था ना, मेरा अपना नहीं हो रहा था। चलो ठीक है, मेडिकल, चलो 2 बच्चे हो गए, उसके बाद हमारा कोई इरादा भी नहीं था बच्चे करने का, तो मैंने कहा चलो यहाँ भी नहीं जाएगा, इतना मसला नहीं है। तो चीज़ें कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है। दूसरी चीज़ जो बहुत 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मेरी लाइफ में रहे, एक तो वाइफ की सपोर्ट, क्योंकि बहुत दफ़ा आपका स्पाउस सपोर्ट नहीं कर रहा होता। आप अगर कोई ऐसा डिसीजन लेते हो तो सबसे पहले स्पाउस की हालत टाइट होती है कि यार ये क्या करने जा रहे हो, भले वो मर्द हो भले वो औरत हो। तो मेरी बेगम ने सपोर्ट किया मुझे, उसने कहा कि यार आई नो यू कैन डू बेटर, और इस लाइफ से तो बेहतर ही कर लोगे जो कुछ कर लोगे, एट द एंड तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम और भी काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये अगेन गैरी वी ने कहा है, स्टेप बैक ऑन योर एक्सपेंसेस, स्टेप बैक ऑन योर लाइफस्टाइल।
लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि अब आपके पास खर्चे आपको यहाँ मैनेज करने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वही वाली बात है कि वेट लॉस करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि बहुत सारा वर्कआउट और न्यूट्रिशन पे कंट्रोल। बहुत सारा वर्कआउट हम नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो, न्यूट्रिशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारा एक साथ नहीं कमा सकते आप जाके, लेकिन खर्चों पे कंट्रोल कर सकते हैं आप। और ये भी आपका एक म्यूचुअल डिसीजन होता है कि यार ये जो चीज़ें हैं, हमारे किराया हो गया, ये हो गया, कहाँ से कौन कौन चीज़ें कट डाउन करनी है, तो वो भी अगर आपका म्यूचुअल डिसीजन है और आपने अपने लाइफस्टाइल में कट डाउन किया है चीज़ों को, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो खर्चे कंट्रोल करें, वक्त के साथ साथ फिर वो गैप इंशाल्लाह बढ़ना शुरू होगा। अच्छा, आपको लेबल किया जाता है कि आप वुमेन राइट्स पे बहुत बात करते हैं और मर्द हजरात आपके हाँ फेमिनिस्ट हैं, तो आपको मर्द हजरात की काफ़ी एक नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, ये कैसे डील करते हैं आप? नेगेटिव मर्दों के कमेंट नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव मर्दों के कभी नेगेटिव नहीं होते। मतलब अल्लाह का शुक्र है कि आई हैव गॉट वेरी गुड पीपल विद मी जो कि मेरी तरह सोचते हैं और वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि 90% जो लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे उम्मीद नहीं होती कि उस तरह की बात करेंगे, लेकिन अगेन कहीं ना कहीं वो भी इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, सोसाइटल इशूज़ में फंसे हुए हैं। लेकिन बाकी 90% जो है ना, उनके घर में भी वो उन्होंने अथॉरिटी दी हुई है, एक घर में कल्चर मेंटेन किया हुआ है, एक सेंस ऑफ फ्रीडम है घर में, अच्छे रिलेशनशिप बिल्डर्स भी हैं, मेंटेनर्स भी हैं। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि भाई देखो, लोग अगर बात करें ना कि हमें हमारे हुकूक दो, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आप एक बादशाह हो जो अपनी रियाया के सामने कमरे में जाके मुंह छुपा के रो रहा है। औरत रो सकती है, समझ में आता है, क्योंकि आप उसके प्रोवाइडर हो। औरत आपकी प्रोवाइडर नहीं है। औरत आपका हक अदा करेगी, आपकी ओबीडियंट बन के और आपकी इज्जत करके। और भाई सबसे पहली बात, इज्जत देने से मिलती है, मांगने से कभी नहीं मिलती है। तो अगर आप उसके हकूक नहीं दे रहे हो उसको, आप एक मामाज बॉय हो, पापाज बॉय हो, या फिर आप सिर्फ अपने अम्मा अब्बा की सुनते हो, आपने एक बीवी को घर पे ले आए और आप बोलते हो कि नहीं यार मेरी फैमिली है, ये फैमिली है आपकी जो आप बिल्ड कर रहे हो, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने उसको अभी भी सेकंड क्लास सिटीजन रखा हुआ है और आप उससे चाहते हो वो ओबीडियंट भी रहे, वो भी रहे, तो इसका मतलब है कि आप वो बादशाह हो जो अपनी राया को हुकूक तो दे नहीं रहे हो, लेकिन कह रहे हो वो मेरी ओबीडियंट रहे, और फिर आप जाके वहाँ रो रहे हो। तो सबसे पहली बात तो ये, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हम पैट्रियार्की में पले बड़े हैं, हम लीडर्स हैं। एट द एंड अगर मैं ना चाहूँ तो मेरी बेगम नहीं कुछ कर सकती। मैं आराम से, कहते ना कि किसी के पर काटना, यहाँ पे मर्दों के पास पर काटने की अथॉरिटी है, लोगों की, बच्चों की और बेगम की, सबकी। तो ये बदमाशी जो है ना, ये बेसिकली एब्सोल्यूट पावर है। अब सोशल अथॉरिटी है। एब्सोल्यूट पावर अब्यूज भी हो सकती है, पेरेंट्स भी अब्यूज करते हैं, मर्द भी अब्यूज करते हैं, औरतें भी अब्यूज कर देती हैं, ठीक है। लेकिन औरतों का करने का स्टाइल डिफरेंट है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में दोनों पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द पढ़ते हैं, औरतें भी पढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं मर्दों का मसला है, कहीं ना कहीं औरतों का मसला है। लेकिन अगर आप एक फैमिली को डेवलप करने के, मैं अक्सर बोलता हूँ कि भाई अपनी बेगमात को इंडिपेंडेंट करो। ये मतलब नहीं है कि उनको जॉबें करवाओ, ये मतलब है कि उनको इतना होना चाहिए कि तुम अगर सर पे ना हो या आगे पीछे हो, या वो इतनी इंडिपेंडेंट हो कि उसको सारे फाइनेंसेस संभालने आते हो, उसको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करना आता हो, तुम्हारे बिजनेस के स्टेक होल्डर मैनेज कर सके, कुछ चीज़ें ग्रोसरी कर सके, बहुत सारे ऐसे काम कर सके जो तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के ज़रूरी हैं, मेंटेन करने के लिए। और अब तो आपकी तो फैल से बात हुई है, कितने लोगों से बात होती है, फ्रीलांसर, कितनी ख़वातीन घर की चार दीवारें में बैठ के विदाउट शोइंग देयर फेस कितना अच्छा माशाल्लाह कमा रही हैं। तो वो भी तो प्रोग्रेसिव है ना। सही है, कितनी अच्छी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो पर्दे में कंटेंट बना रही हैं, सब कुछ है। तो ये भी तो ख़वातीन है। मैंने कितनी ख़वातीन के साथ कोलैबोरेशन भी किया है, पॉडकास्ट भी किए हैं, जानबूझ के ऐसी ख़वातीन के साथ किए हैं कि वो मॉडर्न ख़वातीन नहीं है जिनको आप देख के बोलोगे यार ये कर सकती हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं, नहीं आप ही जैसी हैं। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। इसका मतलब है कि मैं शायद जिन लोगों को एड्रेस करना चाह रहा हूँ आप ही हैं, वो इसलिए आपकी हट रही है। और आपको सोचना चाहिए कि क्या आपके अंदर ऐसा क्या है, क्या मसला है। क्योंकि मैं अपनी बेटी को रख के बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी की भी शादी होगी और अगर ऐसा कोई नल्ला आदमी मिल गया तो मैं तो चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरी बेटी के सामने स्टैंडर्ड उसके बाप का रहे कि नॉट लेस देन माई बाप एज द मॉरल्स एंड वैल्यूज आर कंसर्न। और अगर मिल भी जाता खुदा ना खास्ता तो शी कैन ऑलवेज लुक अप टू मी, आई विल ऑलवेज बी देयर टू प्रोटेक्ट हर, टू सैल्वेज हर एंड टू रेस्क्यू हर। कोई ऐसा मसला नहीं, भंड हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन किसी भी टॉक्सिक मर्द के लिए आपको सबसे पहले अपनी बेटी का रोल मॉडल बनना है कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए। क्योंकि अगर आप घर में टॉक्सिक होंगे, आपने अपनी बेटी को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की होंगी, तो वो बाहर ढूंढेगी जाके। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, सोशल रिसर्च प्रूव कर चुके हैं इन चीज़ों को। कितने जो मोलेस्टर्स होते हैं, कितने जो चाइल्ड अब्यूजर्स होते हैं। वो एक रील में देख रहा था जहाँ पे एक डायरी ऑफ सीईओ के पॉडकास्ट की थी कि एक मोलेस्टर ने कहा था कि मैं लड़कियों के बापों को देखता हूँ पहले कि घर में कैसे हैं। अगर अब्यूजिव बाप है ना, पहला प्रे है वो, क्योंकि वो घर से पहले ही भागने की सोच रही होगी, घर में सिक्योरिटी नहीं है। तो आप घर में सिक्योरिटी दोगे तो औरत अपने कंफर्ट जोन में रहेगी ना। आपने सिक्योरिटी नहीं दी हुई तो फिर आप बकवास करते हो, उल्टी सीधी बातें करते हो आगे। अगेन मैं अपने जोन में आ गया।
तो जो लोग आते हैं वो बेसिकली इसी तरह के लोग आते हैं। जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं वो कभी कमेंट नहीं करते, काफ़ी अच्छे कमेंट आते हैं कि यार ज़बरदस्त बात की। तो मुझे अच्छा लगता है कि यार ऐसे लोग हैं। मेरा कंटेंट उन्हीं लोगों के लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 90% जो सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हारे लिए बना रहा हूँ मैं। सुनो, कभी ना कभी वक्त आएगा। और मुझे तो हैरत होती है, 13-14 साल के बच्चे आके मुझे सिखा रहे होते हैं। मैं उनकी प्रोफाइल देखता हूँ जाके, साले 18 साल के लौंडे हैं, 20-22 साल के। तुमने दुनिया नहीं देखी बेटा अभी। मतलब मैं लाइफ कोच नहीं हूँ, मैं जैसे पहले कहा ना, आई हेट बीइंग कॉल्ड लाइफ कोच। मैं तो खुद सीख रहा हूँ। 40 साल में मुझे पता चला है, मुझे तो समझ में अब आना शुरू हुआ है चीज़ें। तो मैं अगले 40 साल के लिए तैयार हो रहा हूँ। और तुम साले मुझे आके समझा रहे हो 18-22 साल के, जिसने अभी दुनिया नहीं देखी, उसको पता नहीं है। और तुम बता रहे हो कि बेगम को इस तरह रखना है, और तुम जी दयूस और ये और वो। काम कर बेटा अपना। अच्छा, ये बताएं कि 3 लोग हैं हमारे माशरे में, एक मर्द जिनकी हमने बात भी की, औरतें, और इसी सोसाइटी की, और बच्चे जो अभी 15, 16, 17 साल जो भी सुन रहे हैं हमें, तीनों को एक मैसेज। यू हैव टू सपोर्ट ईच अदर। आप आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि यार मैं घर का लीडर हूँ और मैं ग्रो कर जाऊँ, तो क्या ही फ़ायदा है। लानत है आप पे अगर आपकी फैमिली ने ग्रो नहीं किया और आप ग्रो कर गए। क्या कर लोगे आप? आपने फैमिली बनाई ही की होती। आपकी पहली प्रायोरिटी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फैमिली मैन, एज अ फैमिली लीडर, टू ग्रो योर फैमिली। और यही चीज़ आप, यही वैल्यूज़ आपके। अब अगेन वही वाली बात आ गई ना कि बात मर्द पे ही आती है। मैं बात इसलिए करता हूँ कि तुम लीडर हो, तुम जो वैल्यूज़ नीचे कैस्केड करोगे वही खातून और वही बच्चे कॉपी करेंगे। उनके पास कोई और एग्जाम्पल है नहीं, या वो बाहर वाले किसी मर्द से कॉपी कर लेंगे, या एंड्रयू टेट से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, जो कि इंतहाई बकवास एटीट्यूड है फिर। तो सबसे पहले तो आप ये करो। और दूसरी चीज़, जो आप वैल्यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर जैसे मैं अभी कल अपने बच्चे को कह रहा था, कल परसों की बात हो रही थी, तो मुझे कोई वाक़या याद आ गया था मेरे अब्बा का। तो मैंने कहा था यार, मेरे अब्बा से मेरे भले इख्तलाफ हों, कुछ हों, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरे बाप के अलावा कोई और मेरे लिए नहीं कर सकता था। वो है वैल्यूज़ डेवलप करना, ख़वातीन की इज़्ज़त करना, शराफत। मेरे अब्बा की, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ मेरे साथ 1% शराफत है। तो मेरे अब्बा कितने शरीफ आदमी होंगे, यू कैन इमेजिन। दूसरा, उन्होंने ना मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने कहा था, अभी छोटा सा था, शायद 9th ग्रेड की बात होगी। मेरे अब्बू उसी स्कूल में वैन ड्राइवर भी थे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो बैकग्राउंड है काफ़ी एक मिडिल क्लास का था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ मॉन्टेसरी वगैरह के बच्चे पहले होते थे, वो बैठते थे लाइन बना के, फिर हमारे अब्बा लेके जाते थे उनको बाहर, और हमारी रेसेस हो रही होती थी, उस वक्त ब्रेक हो रही होती थी। तो मैं और मेरा दोस्त ऐसी चिप्स खाते हुए जा रहे थे, तो एक बच्चा बैठा हुआ था जिसकी जिप खुली हुई थी। तो मेरे दोस्त ने ना ऐसी मुझे हाथ मार के, उसको हंस के ना ऐसी उसकी तरफ इशारा किया। तो मैं भी हंस के, हम दोनों एक दो ताली वाली मार के हम लोग उस तरफ जाने लगे। मेरे अब्बा सामने से देख रहे थे, मुझे नहीं पता। वो वहाँ से आए, इतने में मेरे दोस्त ने उनको सलाम किया दूर से, तो मुझे पता चला अब्बा है यहाँ पे। मैंने अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। तो मैं यहाँ जाने लगा, अब्बा यहाँ पे आए, मैं उनको देख रहा हूँ कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो डायरेक्ट गए उस बच्चे के पास, बच्चे को खड़ा किया, उसकी जिप बंद की और वापस चले गए। मुझे कुछ नहीं कहा उन्होंने। मैंने कहा शायद पता नहीं, लेकिन मैं ये अब्बा ने इतनी दूर से कैसे देख लिया। अब्बा हमारी हरकत देख रहे थे, उन्होंने देखा होगा किसी बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ हुआ उसके साथ, आए करीब देखा, उन्होंने जिप बंद की। 3 दिन बाद ऐसी खाना खाते हुए उन्होंने मुझे कहा कि वो बच्चे पे आप हंस रहे थे, आपको याद है? अच्छा, मैं समझा कोई भूल गए होंगे, तो ऐसा लगा मनो पानी फेर दिया मेरे ऊपर किसी ने। तो मैंने कहा नहीं पापा, मुझे याद नहीं। बोले मैंने उसकी जिप बंद की थी, अब याद आया? मैंने कहा हाँ। बोले आप भी कर सकते थे, किया आपने? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं की, आइंदा याद रखिएगा। मेरे अब्बा ने ना इस तरह चीज़ें बताई हैं मुझे, तो मैं भी अपने बच्चों को इसी तरह बता रहा होता हूँ। तो मैंने अपने बेटे को बताया था ये कि मेरे बाप ने ना मुझे इस तरह सिखाई हैं चीज़ें, प्रैक्टिकल करके, इज़्ज़त किस तरह करनी है, वैल्यूज़ किस तरह करनी है। तो मैं आज जो भी बात करता हूँ ना, वो बेसिकली अगर आप देखो इन द लॉन्ग रन में सोसाइटी की वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। एट दी एंड मैं चाहता हूँ कि यार फैमिली सिस्टम ग्रो करे, हमारी फैमिलीज़ ग्रो करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, ताकि आज मैं जिस तरह अपने अब्बा को याद कर रहा हूँ, कल बच्चे भी अपने अब्बा को याद करें कि यार मुझे अगर किसी ने वैल्यू सिखाई है तो मेरे बाप ने ही सिखाई है। वो ये नहीं बोले मैंने घर से बाहर से आके सीखी थी वैल्यूज़, या मैंने उनकी यूट्यूब वीडियोस देखी थी। और कंटेंट बनाए भाई। मैं तो कहता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि यार मेरा बेटा है, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा है। अब तो जाहिर है कंटेंट नाउ इज द फ्यूचर, और हमेशा रहेगा। मैं भी चाहता हूँ कि यार मेरे परदादा के परदादा कैसे सोचते थे, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इसलिए वी शुड मेक मोर कंटेंट। चलें यार, थैंक यू सो मच फाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार शेयर किए हमसे। इंशाल्लाह फिर कभी हम कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू। थैंक यू।